यह कहानी शुरू होती है मिन से, जो हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है और उसकी स्कूल लाइफ एकदम नरक बनी हुई है। स्कूल जाते हुए वो ये तक दुआ करता है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो कोमा में चला जाए, ताकि सीधे ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी आंख खुले। जब वो स्कूल पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों है। उसका क्लासमेट सूक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है और अचानक नीचे कूद जाता है। मिन को याद आता है कि बात यहाँ तक कैसे पहुँची। कुछ समय पहले स्कूल के बुलीज ने सूक को आउटकास्ट स्टिक थमा दी थी। जिसके पास भी वो स्टिक होती, वो पूरे स्कूल का ऑफिशियल शिकार बन जाता था। यानी हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसे जलील करता था। बदकिस्मत से मिन इतना डरा हुआ था कि वो उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। इतने समय तक खुद प्रताड़ित होने के बाद उसे इस बात की राहत थी कि अब कोई और उनका टारगेट बन गया है। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने सूक को अपना निशाना क्यों बनाया। कुछ दिन पहले क्लास का सबसे रसूखदार स्टूडेंट युन क्लास में तब एक लेक्चर वीडियो देख रहा था, जब टीचर खुद वही लेसन पढ़ा रही थी। बस एक नॉर्मल कर्टसी के नाते टीचर ने उससे कहा कि यह सही नहीं है क्योंकि वो पढ़ा रही हैं। उस बदतमीज स्टूडेंट ने जवाब दिया कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बकवास है और वो उन्हें जलील करने लगा। उसी वक्त सूक का सब्र का बांध टूट गया और उसने युन को एक घूंसा जड़ दिया और कहा कि अब बहुत हो गया। बस इसी वजह से बुलीज ने सूक को अपना नया शिकार बना लिया। मिन ने यह सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। जब उसने इस मामले की रिपोर्ट टीचर्स से करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि टीचर्स खुद डरे हुए थे। 2 साल पहले दूसरे स्कूल के एक टीचर को एक स्टूडेंट ने मार डाला था। यह देखकर कि उसके और सूक जैसे स्टूडेंट्स को बचाने वाला कोई नहीं है, मिन ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। सूक भी इस हकीकत को समझ चुका था। यही वजह थी कि उसने अपनी जान दे दी। इसके बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची। पहली बार मिन को उम्मीद की एक किरण दिखी कि शायद अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन पुलिस ने उसकी इस उम्मीद को भी तुरंत तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी कुछ नहीं करेगी और वो सही थे। केस बंद कर दिया गया और मिन को वापस स्कूल का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने भी वही करने की कोशिश की जो सूक ने किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। बाद में जब वो क्लास में वापस लौट रहा था, तभी एक बुली ने उसे बिना किसी वजह के मारना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह कोई भी बीच में नहीं आया। तभी अचानक एक आदमी आया और उसने बुली को धक्का मारकर गिरा दिया। सब हैरान रह गए। बुली उठकर लड़ने लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे और जोर से पीटा और बोला, तमीज से बात कर बच्चे, मैं तुझसे बड़ा हूँ। ह्यून और उसके गैंग ने पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने बताया कि वो नया टीचर है। ह्यून ने तुरंत विरोध किया कि टीचर स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते और सबको बोला कि वीडियो रिकॉर्ड करो। एक और बुली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसा टीचर, कैमरा चल रहा है, अब तो तू नहीं मार सकता। उस आदमी ने शांत रहकर बोला, ये तुमने ही मांगा था, और कैमरा के सामने ही उसे दे मारा। सब पूरी तरह सन्न रह गए, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी पूछताछ करने आ गया। उस आदमी ने बताया कि वो ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन से इंस्पेक्टर है। ये सरकार का एक नया विभाग है जो ऐसे स्टूडेंट्स और स्कूलों को ठीक करने के लिए बना है जिन्हें क्लासमेट्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो ऐसी घटनाओं को छुपाते हैं। प्रिंसिपल ने बोला कि स्टूडेंट्स को हाथ लगाना मना है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि उनके ऑफिस में अगर बात प्यार से समझ ना आए तो फिजिकल पनिशमेंट देना जायज है। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस ले गया और समझाया कि यहाँ उसके तरीके काम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे बहुत पावरफुल परिवारों से हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो सूक की क्लास की जिम्मेदारी लेगा, वही क्लास जिसमें वो रसूखदार बच्चे भरे पड़े थे। उन्होंने उसे ह्यून के बारे में चेतावनी दी कि उसके पिता नेशनल पार्टी में बड़े नेता हैं। इंस्पेक्टर ने बस मुस्कुराकर कहा, तब तो वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा। जब वो क्लासरूम में गया तो पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि वो मुसीबत में है। उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया। जब सूक का नाम आया तो उसने सबसे पूछा कि क्या किसी को पता है कि सूक क्यों मरा। एक स्टूडेंट ने मजाक में बोला कि सूक स्कूल में फेल हो गया था, इसलिए उस बेवकूफ ने सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे पकड़ा और पूरी क्लास के सामने कूट दिया। तुम्हारे क्लासमेट की जान चली गई और तुम्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। जब उसने देखा कि बच्चे थोड़े घबरा गए हैं तो उसने सबको पुशअप्स करने को कहा। ह्यून ने सबको बैठे रहने के लिए बोला। इंस्पेक्टर ने ऑर्डर रिपीट किया पर कोई नहीं हिला। ह्यून ने हंसकर कहा, लगता है वो तुझसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। इंस्पेक्टर ने ह्यून का सिर पकड़ा और उसे डेस्क पर दे मारा। चल अब अपनी हिम्मत दिखा, पुशअप्स शुरू कर। डर के मारे ह्यून मान गया और बाकी सब भी करने लगे। लंच टाइम पर ह्यून ने फिर से दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान किया और लाइन तोड़कर आगे घुस गया। इंस्पेक्टर ने उसे रोका और कहा, क्या तुम हर चीज में इतने ही गिरे हुए हो? अगर खाना चाहिए तो लाइन के सबसे पीछे जाओ। ह्यून ने उसे इग्नोर किया, जबरदस्ती खाना लिया और उसे फेंक दिया। इंस्पेक्टर ने उसे एक लात मारी और बोला, सॉरी बच्चे, मैं खाने की बेइज्जती करने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। फिर उसने उसे वो सारा कचरा साफ करने का ऑर्डर दिया। दिन खत्म होने तक ह्यून गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपना सारा गुस्सा बेचारे मिन पर निकाला और अपने दोस्तों को सफाई करने के लिए छोड़कर खुद घर चला गया। फिर इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा। इंस्पेक्टर सीधा ह्यून के घर पहुंच गया। वो ह्यून के पिता रियू से मिला और साफ साफ शब्दों में कहा, मैं आपके खांसते हुए बेटे को ले जा रहा हूँ। चूंकि आपने कभी उसकी ठीक से परवरिश नहीं की, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बचा हुआ काम पूरा करवाएगा। रियू उसकी इस हिम्मत को देखकर दंग रह गया और उसने चेतावनी
चेतावनी दी कि वो बीच में ना आए। इंस्पेक्टर ने बस इतना जवाब दिया, जो कर सकते हो कर लो। फिर वो ह्यून का कान पकड़कर घसीटते हुए ले गया और उससे बाथरूम साफ करवाए। इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए ह्यून ने खुद अपना सिर किसी चीज पर दे मारा और अपने पिता को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर ने बात को टालते हुए कहा, आपके बेवकूफ बेटे ने खुद को चोट पहुंचाई है, इसमें मेरी क्या गलती है। इसी बीच ह्यून ने हमेशा की तरह मिन को प्रताड़ित करना जारी रखा। जब इंस्पेक्टर को इस बारे में पता चला तो उसने मिन से कहा कि अगर वो खुद का बचाव नहीं कर सकता तो भाग जाना भी ठीक है। फिर वो रोज उसे भागने की ट्रेनिंग देने लगा। बाद में उन्होंने साथ में डिनर किया। इंस्पेक्टर ने उसे अपने पेरेंट्स को बताने की सलाह दी। मिन ने बताया कि उसके पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते हैं। इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि वो इसके बजाय भरोसेमंद बड़ों पर भरोसा कर सकता है। पहली बार मिन को एक उम्मीद महसूस हुई। जहाँ तक ह्यून के पिता रियू की बात है, वो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया। उसने चेतावनी दी कि वो और बाकी रसूखदार पेरेंट्स चुप नहीं बैठेंगे और मांग की कि ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन को बंद किया जाए। इसके बाद वो अपने आने वाले इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गया। हालांकि जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने खुद को उन रिपोर्टर्स से घिरा हुआ पाया जो उसके रिश्वतखोरी के घोटालों और महिलाओं के साथ अफेयर के मामलों को उजागर कर रहे थे। छिपने की कोशिश में वो एक हॉल में घुसा और मिनिस्टर अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। मिनिस्टर ने खुलासा किया कि यह सब उन्होंने ही प्लान किया था। जब रियू ने वजह जाननी चाहिए तो मिनिस्टर ने समझाया कि उन्होंने इस ऑफिस को तैयार करने में 2 साल लगाए हैं और जो भी इसका विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा। रियू ने दलील दी कि कई राजनेता उससे भी बदतर हैं। मिनिस्टर ने जवाब दिया, निशाना तुम नहीं हो, तुम्हारा बेटा है। जब तुम गिरोगे तो तुम्हारा बेटा भी गिरेगा। इसके तुरंत बाद रियू को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में ह्यून अब बुलिंग का नया शिकार बन गया। स्टूडेंट्स ने उसे आउटकास्ट स्टिक थमा दी। पूरी तरह हताश होकर उसने उन सबको जिंदा जलाने का फैसला किया। जब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा तो वो उसके सामने सिगरेट पीते हुए खड़ा हो गया। ह्यून घबरा गया क्योंकि उसके चारों तरफ पहले ही पेट्रोल फैला हुआ था। उसने इंस्पेक्टर से लाइटर बुझाने की भीख मांगी। इसके बजाय इंस्पेक्टर ने लाइटर फेंककर उसे और ज्यादा डरा दिया। ह्यून आग की लपटों से बचने के लिए जान बचाकर भागा और रहम की भीख मांगने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने आग बुझाई। उसने ह्यून को याद दिलाया कि सूक भी मौत से उतना ही डरा हुआ था, लेकिन चूंकि ह्यून ने बुलिंग करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसलिए सूक के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ह्यून चाहे जितना भी पछतावा कर ले, सूक कभी वापस नहीं आएगा। उसे इस गुनाह के एहसास के साथ हमेशा जीना होगा। फिर हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। जब ह्यून ने सूक को परेशान किया था तो सूक चुप नहीं बैठा था। वो अपने पिता को स्कूल लेकर आया और प्रिंसिपल से सबकी रिपोर्ट की, लेकिन ह्यून के पिता के रसूख की वजह से कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने सूक के पिता को सलाह दी कि वो उसका ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में करवा दे। यहाँ तक कि उन्होंने उसके पिता की नौकरी भी छीन ली। बेबस होकर सूक ने ह्यून से भीख मांगी कि वो उसके पिता को छोड़ दे और वादा किया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। ह्यून ने बेरुखी से जवाब दिया, सीधी सी बात है, खुद को मार डालो। और दुखद बात यह रही कि सूक ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब ह्यून आखिरकार फूट फूट कर रोने लगता है। यह उसका असली पछतावा है या सिर्फ डर, यह साफ नहीं है। इसके तुरंत बाद सूक का केस दोबारा खुलने पर ह्यून और बाकी बुलीज को अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर बाद में एक लड़की की कब्र पर जाता है जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद होते हैं। दोनों आदमी आज भी उसकी मौत के गम में हैं। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन के खिलाफ हो जाती है। कई लोग दलील देते हैं कि किसी भी सरकारी ऑफिस को स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का हक नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर्स मिनिस्टर पर सवालों की बौछार कर देते हैं और पूछते हैं कि इन सब में ह्यूमन राइट्स कहाँ फिट बैठते हैं। मिनिस्टर गुस्से से लाल हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? बुलिंग की वजह से हर दिन स्टूडेंट्स मर रहे हैं। टीचर्स डरे हुए हैं। कई स्टूडेंट्स स्कूल सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं और फिर प्राइवेट एकेडमियों में चले जाते हैं। मैं ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाते यह हमारा फर्ज है कि हम स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित माहौल दें, भले ही इसके लिए ताकत का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। वो आगे कहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग तो गैंग से जुड़े हुए हैं। जो कोई भी पढ़ाई के रास्ते में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये गैंग वाली बात बिल्कुल सच साबित होती है। बाद में हम एक नए स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका ट्रांसफर खान नाम के एक टेक्निकल स्कूल में हुआ है। वो स्कूल पढ़ाई की जगह से ज्यादा कोई खंडहर या कबाड़ खाना लग रहा होता है। आखिरकार उसे एक दूसरा स्टूडेंट दिखता है, लेकिन वो लड़का देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है। नया लड़का बुरी तरह घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए उसे पैसों का ऑफर देता है। उस स्टूडेंट को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे वार्निंग देता है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों जैसा नहीं है। नया स्टूडेंट और ज्यादा डर जाता है। जब वो क्लासरूम में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वहाँ बैठे सारे लड़के हंसते हुए किसी गैंग के मेंबर्स जैसे लग रहे होते हैं। वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी किताब भी खोल पाता, बाकी लड़के उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। फिर वो सब टीचर से कहते हैं कि वो अपनी किताबें लाना भूल गए हैं। टीचर पूरी तरह उम्मीद खो देता है और वहाँ से चला जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत हथियार उठा लेते हैं। वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट चाहता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट का कोई लड़का उसकी छाती पर टैटू बना दे। इसी बीच पहला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़ जाता है और वो एक दूसरे को बेरहमी से पीटने लगते हैं। नए स्टूडेंट बॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। उसका इकलौता शांत क्लासमेट जो उसे समझाता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट अपने लीडर का ध्यान खींचने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। बॉन पूछता है कि वो लीडर कौन है। उसी वक्त प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को पूरी सिचुएशन समझा रहा होता है। उनका लीडर ह्यूक नाम का एक स्टूडेंट है। हालांकि वो स्कूल बहुत कम आता है, लेकिन वो बाहर एक गैंग से जुड़ा हुआ है। उसका सोशल मीडिया लग्जरी ब्रांड्स, पैसों, शराब और वाइल्ड पार्टीज से भरा पड़ा है। स्टूडेंट्स उसका ध्यान खींचने के लिए लगातार आपस में लड़ते हैं। एक दिन ह्यूक अचानक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड को एक मैसेज भेजता है कि वो उससे मिलना चाहता है। यह सुनते ही लड़ाई तुरंत रुक जाती है। ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का लीडर जलन के मारे अपने ही फॉलोअर्स को पीटने लगता है, यहाँ तक कि वो बॉन और जो को भी आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जो चुपके से बॉन से कहता है कि बस लड़ने का नाटक करो। बॉन बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद जो को हारा हुआ मान लिया जाता है और वो उनका पर्सनल पंचिंग बैग बन जाता है। वो उसे पीटकर अपनी ताकत नापने लगते हैं और उससे अपने हमलों को रेटिंग देने के लिए कहते हैं। यह बेहद शर्मनाक और जलील करने वाला होता है, जो सब कुछ बर्दाश्त करता है। बाद में घर जाते समय वो पूरी तरह थक जाता है। बॉन को उस पर तरस आता है। वो उसका बैग उठाता है और उसे घर तक छोड़ता है, जो उसे अंदर रामेन खाने के लिए बुलाता है। बॉन देखता है कि जो अपनी माँ के साथ कितनी सिंपल लाइफ जी रहा है और उसे समझ आता है कि जो सचमुच स्कूल के जरिए अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। अगले दिन बॉन की मुलाकात इंस्पेक्टर से होती है। जब इंस्पेक्टर उसे देखता है तो हमें पता चलता है कि बॉन असल में कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि उसका एक कर्मचारी है। चूंकि बॉन इतना मासूम दिखता था कि कोई भी उसे बुलिंग का शिकार बना ले, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसे स्कूल में प्लांट किया था ताकि वो अपने चश्मे के जरिए चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। अब इंस्पेक्टर उसे एक नया और खतरनाक मिशन देता है। सारे स्टूडेंट्स को भड़काओ और उन्हें अपने पीछे भगाओ। बॉन उन सबको गाली देता है और भागने लगता है, चीखते चिल्लाते हुए। पूरा स्कूल उसका पीछा करते हुए एथलेटिक फील्ड तक पहुंच जाता है। जैसे ही सब अंदर आते हैं, इंस्पेक्टर अंदर घुसकर गेट लॉक कर देता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक स्टूडेंट उसे तुरंत पहचान लेता है। वो शेखी बघारते हैं कि वो कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है और उन्हें दूसरों की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर बस पूछता है, तुम लोगों में ऐसी क्या खास बात है? वो सब उस पर झपट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में उनमें से हर एक जमीन पर पड़ा होता है। इसके बाद वो सब पिटे हुए कुत्तों की तरह उसका हुक्म मानने लगते हैं। वो एक सख्त नया शेड्यूल लागू करता है जिसमें उन सभी क्लासेस को रखा जाता है जो उन्होंने मिस की थी। जब वो विरोध करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें फिर से पीटता है। फिर वो एक टीचर को अंदर लेकर आता है जिसे बच्चों का ये डिसिप्लिन देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जब वो पूछता है कि उनकी किताबें कहाँ हैं, तो सिर्फ जो के पास किताब होती है। इंस्पेक्टर जो को बोर्ड पर लेसन लिखने का ऑर्डर देता है ताकि बाकी सब उसकी नकल कर सकें। स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं कि उनके पास तो पेन भी नहीं है। इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हारी उंगली तो काम कर रही है ना, है कि नहीं? और वो यह साफ कर देता है कि अब कोई भी बहाना किसी को नहीं बचा पाएगा। उसने अपनी उंगली काटी और लिखने के लिए अपने ही खून का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक पेन पकड़ा और लिखना जारी रखा, जबकि बाकी सब लोग नोट्स कॉपी करने के लिए पेन उधार लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। 5 मिनट से भी कम समय में जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि उसने बोर्ड से सब कुछ मिटा दिया था। टाइम खत्म हो चुका था। जिसने भी लिखना पूरा नहीं किया था उसे मार पड़ी। ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट के हेड का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। यह क्या बकवास है? वैसे भी ये क्लासेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम्हें पता है क्या, तुम सही कह रहे हो। चलो लड़कों, कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं। वो उन सबको एक कार के पास ले गया और उन्हें उसे चेक करने के लिए कहा। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने दोनों डिपार्टमेंट्स के लीडर्स को पकड़ा, उन्हें गाड़ी के अंदर फेंका और उन्हें एक स्मूथ और कंट्रोल्ड राइड पर ले गया जिससे उसकी असली ड्राइविंग स्किल दिख रही थी। इसकी वजह से स्टूडेंट्स आखिरकार उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। लेकिन बदकिस्मत से उन दोनों ने अभी भी कुछ नहीं सीखा था। उन्होंने स्कूल से भागने और ह्यूक से शिकायत करने का फैसला किया। प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए। बॉन की तलाशी लेते समय उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी मदद हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। वो आखिरकार ह्यूक से मिले और इंस्पेक्टर की शिकायत की। उस रात जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो कहाँ गए थे तो वो दोनों बड़े खुश होकर वापस लौटे। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इंस्पेक्टर का खेल अब खत्म है और उसके गिने चुने दिन बचे हैं क्योंकि अब ह्यूक बीच में आ चुका है। इसके तुरंत बाद ह्यूक अपनी मोटरसाइकिल पर एक ड्रामेटिक एंट्री मारते हुए वहाँ पहुँचा। सच कहूँ तो वो दिखने में स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। वो निडर था और उसने तुरंत इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने खुलासा किया कि उसने ह्यूक को बाहर निकालने के लिए जानबूझकर यह चारा डाला था। पहली बार में ऐसा लगा जैसे ह्यूक सचमुच उसे हरा देगा, यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर को जमीन पर गिराने में भी कामयाब रहा। स्टूडेंट्स को लगा कि सब खत्म हो गया। ह्यूक ने गर्व से उनसे कहा, देखा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बताना, तुम सब मेरे प्रोटेक्शन में हो। स्टूडेंट्स बस उसका नाम जपना, चिल्लाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर भी साथ में चिल्ला रहा था। सब सन्न रह गए। फिर
फिर इंस्पेक्टर खड़ा हुआ और उसने मजाक करना बंद कर दिया। इस बार उसने ह्यूग को सचमुच सीरियसली पीटा। स्टूडेंट्स बुरी तरह डर गए। इसी बीच मिनिस्टर एक दूसरे राजनेता के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर की आलोचना करते हुए दलील दी कि वो इस ऑफिस के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक पूर्व सोल्जर है। एक सैनिक का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? मिनिस्टर ने जवाब दिया, देखो आजकल के स्टूडेंट्स को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई नॉर्मल टीचर उन्हें संभाल सकता है? ये बच्चे मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। अगर हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मॉन्स्टर्स से लड़ सकें। ठीक उसी वक्त ह्यूग ने अपने गैंग को फोन किया और बैकअप के लिए बुलाया। वो सब तुरंत वहाँ पहुँच गए। ह्यूग को लगा कि वो बच गया, लेकिन इसके बजाय सबने खौफ के साथ देखा कि इंस्पेक्टर ने उन गैंग वालों को भी पूरी तरह से कूट दिया। इसके बाद वो सब उससे रहम की भीख मांगने लगे और बार बार माफी मांगने लगे। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि वो उससे माफी न मांगे। उसने उनसे जो से माफी मांगने को कहा। जो ने पहले तो ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसने उसे सचमुच बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीधे स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे क्लासमेट्स का टाइम तुम्हारा नहीं है। बाद में मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान खोन स्कूल की अचीवमेंट्स के बारे में बात की। उन्होंने कई नए रूल्स अनाउंस किए। अब से किसी भी स्टूडेंट को टैटू रखने की परमिशन नहीं होगी। जिसके पास भी टैटू होंगे उन्हें हटवाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट किसी गैंग में शामिल होगा उसके साथ एक एडल्ट क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया जाएगा और उसे बाल कानून के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल और स्मोकिंग पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया। इसके रिजल्ट्स काफी बड़े रहे। खान स्कूल की लाइफ में एक ड्रामेटिक सुधार आया। मिनिस्टर और इंस्पेक्टर इस सक्सेस से बेहद खुश थे। तभी बॉन अपनी शिकायत लेकर वहाँ पहुँचा। वो कॉम्पनसेशन चाहता था क्योंकि उसने इस मिशन के दौरान अपनी जेब से काफी पैसे खर्च किए थे। यहाँ रिश्वत देना, वहाँ के खर्चे और बुली होने के दौरान जो पैसे खोए वो अमाउंट बहुत ही मामूली सा था। बाकी सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उससे कहा कि वो एक रिक्वेस्ट फाइल कर दे और उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। उसी वक्त वो पॉलिटिशियन जिसने इस ऑफिस को बंद करने की मांग की थी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। उन तस्वीरों में 2 साल पहले मरी उस लड़की के फ्यूनरल अंतिम संस्कार की भी एक फोटो थी। मिनिस्टर और इंस्पेक्टर वहाँ खड़े थे, पूरी तरह टूटे हुए। हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर की असल में उस लड़की से सगाई होने वाली थी। 2 साल बाद भी वो उस नाइंसाफी को भूल नहीं पाया था जो उस लड़की के साथ हुई थी और जिस तरह से उसकी मौत हुई थी। कहानी फिर हमें 2 साल पीछे ले जाती है। इंस्पेक्टर और उसकी मंगेतर साथ में टहल रहे थे जब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते हुए दिखे। उसने लड़की से कहा कि बीच में मत पड़ो, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत डरावने होते हैं। उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहोगे? अगर टीचर्स ही स्टूडेंट्स से डरने लगे तो हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। वो उन स्टूडेंट्स के पास गई, उनके सिगरेट छीन लिए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात यह रही कि एक दिन ऐसा आया जब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके अपने ही एक स्टूडेंट ने, जो अपनी बदमाशी के लिए बदनाम था, उसकी जान ले ली। अदालत की सुनवाई के दौरान उस स्टूडेंट ने दावा किया कि उसे अपने की पर पछतावा है और वो सचमुच उससे प्यार करता था। इंस्पेक्टर ने जब ये शब्द सुने तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। गुस्से में आकर उसने उस स्टूडेंट पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। मिनिस्टर ने उसे रोका। तब हमें पता चलता है कि वो महिला असल में मिनिस्टर की बेटी थी। जब इंस्पेक्टर थोड़ा शांत हुआ तो मिनिस्टर ने उससे कहा कि उस स्टूडेंट को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा उसका खुद का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके बजाय वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद एक ऐसा ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे थे जो उनकी बेटी जैसे बेकसूर टीचर्स के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े। अगर इंस्पेक्टर मदद करना चाहता था तो वो उनके साथ जुड़ सकता था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब पहली बार वो एक गर्ल्स स्कूल का केस हाथ में लेते हैं। यह केस एक ऐसे टीचर के बारे में है जिस पर एक स्टूडेंट को हैरास करने का आरोप लगा था। उस स्टूडेंट ने एक वीडियो अपलोड करके उन पर आरोप लगाया था। इसके कुछ ही समय बाद उस टीचर ने अपनी जान दे दी। आरोप लगाने वाली लड़की कोई आम स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि वो 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। बॉन मानता है कि वो इस केस को हाथ में लेने से थोड़ा डर रहा है क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस है और उन्हें इस वक्त किसी नए विवाद की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर जवाब देते हैं, क्या? तो क्या अब हम भी डर जाएं? क्या यह काफी नहीं है कि एक बेकसूर टीचर डर के मारे मौत के मुंह में चला गया? फिर हमें पता चलता है कि उन्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है कि टीचर बेकसूर थी। वो फेमस लड़की आमतौर पर क्लास में ध्यान नहीं देती थी और लगातार लाइव स्ट्रीमिंग करती रहती थी। एक दिन उसकी टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया। बदला लेने के लिए उसने एक एडिटेड वीडियो अपलोड कर दिया जिससे ऐसा लगा जैसे टीचर किसी दूसरी स्टूडेंट के बाल काट रही हो। इंटरनेट पर हर कोई तुरंत उस टीचर के पीछे पड़ गया। जब इस बारे में बात की गई तो टीचर ने समझाया कि वो सिर्फ उस स्टूडेंट की मदद कर रही थी, उसे धमका नहीं रही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया सिवाय उसके एक कलीग के। उस कलीग ने वादा किया कि वो इस मामले को सुलझा देगा। उसने यून को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि उसने उसे वीडियो एडिट करते हुए देखा था। वो जानता था कि यून ने जानबूझकर टीचर की इमेज खराब करने के लिए ऐसा किया था। यून ने हर बात से साफ इनकार कर दिया। उसने उसे सलाह दी कि वो वीडियो डिलीट कर दे और एक बेहतर इंसान बने। वो इस बात से काफी हैरान था क्योंकि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बताते थे कि वो हमेशा से एक एक्सीलेंट स्टूडेंट रही थी और उसका टीचर्स के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया था? यून ने बस उसे एक ठंडी मुस्कान दी और
वहाँ से चली गई। उसने तुरंत अपने कपड़े और बाल बिखेरे, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया है। पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा, यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ ने भी फोन करके पूछा कि क्या ये सच है। इंटरनेट यूजर्स उसके पीछे पड़ गए, उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाली और यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चों के स्कूलों का भी पता लगा लिया। इन्फ्लुएंसर्स लगातार उसके घर के बाहर चक्कर काटने लगे ताकि वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज कर सकें। वो आदमी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, आखिरकार उसकी मौत हो गई। क्या इसके बाद लोगों ने कोई रहम दिखाया? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो कंटेंट बनाने के लिए उसके अंतिम संस्कार में भी पहुंच गए और यह दावा करने लगे कि उसकी मौत से उसका किया हुआ गुनाह खत्म नहीं हो जाता। जॉन नाम की टीचर यह सब देखकर बेहद परेशान हो गई और उसने यून का सामना किया। उसने उससे सच बताने की भीख मांगी क्योंकि यह नामुमकिन था कि उस टीचर ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया हो। यून फूट फूट कर रोने लगी। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? फिर पता चला कि वो असल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, ठीक है दोस्तों, मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि यह टीचर मुझे इसके लिए मजबूर कर रही है। जनता तुरंत जॉन के भी खिलाफ हो गई। सिचुएशन को शांत करने के लिए प्रिंसिपल ने यून को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि वो क्या चाहती है। उसने जवाब दिया कि पिछले टीचर को केओजे की जगह अब जॉन को उनकी क्लास का होमरूम टीचर बन जाना चाहिए। जब जॉन क्लास में पहुंची तो स्टूडेंट्स को तुरंत उस पर शक हो गया। ये पक्का यहाँ यून के साथ जो हुआ उसका बदला लेने आई है। उनकी नजरों में यून अब एक विक्टिम थी। यह सब कुछ खुद यून के ही दिमाग की खुराफात का नतीजा था। अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद बॉन ने पूछा कि इस मिशन में उसका क्या रोल होगा। बाकी सब ने मजाक में सलाह दी कि वो एक लड़की का रूप धारण कर ले, फीमेल स्टूडेंट बन जाए। सिर्फ इस बात की कल्पना करना ही खौफनाक था। जब सब हंस चुके तो इंस्पेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी टीम की एक महिला वहाँ जाएगी। हम जल्द ही उससे मिलते हैं। उसका नाम हान है। वो थोड़ी अजीब है और चलते चलते लगभग लड़खड़ा जाती है, लेकिन वो जॉन के साथ क्लासरूम में एंटर करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। यून हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जैसे ही उसकी नजर हान पर पड़ती है वो उसे अपना निशाना बनाने का फैसला करती है। वो अपनी एक सहेली से कहती है कि हान से पूछे कि उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से करवाई है। शायद वो सबको अपनी पहले की एक फोटो भी दिखा सके। यह साफ तौर पर एक बेइज्जती थी। हान शांति से जवाब देती है, क्यों नहीं स्वीटहार्ट, मैंने सीना छोटा कराने की सर्जरी करवाई थी, लेकिन तुम लड़कियों को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। फिर हान यून से लाइव स्ट्रीम बंद करने को कहती है। यून उसे चैलेंज करती है, तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं कह देती? बातों से जवाब देने के बजाय हान उसके हाथ से फोन पर लात मारती है और उसे फर्श पर पटक कर तोड़ देती है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ठीक है, तुम छोटे बदतमीज बच्चों, अपने अपने फोन मेरे हवाले करो। वो उन सभी फोनों का पता लगाने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करती है जो उन्होंने छिपा रखे थे। फिर वो खुद को प्रोटेक्शन ऑफिस के एक मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वो पूरे कॉरिडोर में सर्विलांस कैमरे लगाने का ऑर्डर देती है और रूल समझाती है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कोई भी उसके ऑर्डर्स को अनसुना नहीं करेगा। उसी वक्त इंस्पेक्टर बाकी टीचर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उनसे कहता है कि जिस किसी भी टीचर को स्टूडेंट्स की वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़ी है वो इसकी रिपोर्ट करे। प्रिंसिपल तुरंत दावा करता है कि उनके स्टूडेंट्स तो फरिश्ते हैं। इंस्पेक्टर को जाहिर तौर पर उसकी बात पर यकीन नहीं होता। हान लड़कियों से कड़ी एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देती है। बाद में वो इंस्पेक्टर और बॉन से मिलती है। वो खुलासा करते हैं कि उसने भी इंस्पेक्टर के साथ मिलिट्री में काम किया था। बॉन काफी इम्प्रेस होता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो थोड़ी सनकी या पागल हो सकती है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी उससे कहता है कि स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ करने की इजाजत है सिवाय उन्हें जान से मारने के। यह बात कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जगाती। बाद में हान बॉन को बताती है कि स्कूल में सबसे खतरनाक जगह कैंटीन है। ब्रेक टाइम के दौरान उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। लड़कियां अंदर घुसती हैं, डरा धमकाकर जो चाहती हैं उठा लेती हैं और बिना पैसे दिए चली जाती हैं। दिन खत्म होने पर हान यून और बाकी लड़कियों को बिना सफाई किए खुद ही भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लेती है। जब वो उन्हें रोकती है तो यून कैजुअली कहती है कि टीचर जॉन उनके लिए सफाई कर देंगी। हान तुरंत उसे पकड़ती है और जबरदस्ती उससे सफाई करवाती है। अगर तुमने कोई जगह इस्तेमाल की है तो तुम ही उसे साफ करोगे, हम तुम्हारा कचरा क्यों साफ करें? अपना काम खत्म करने के बाद हान ऑफिस जाती है। इंस्पेक्टर उससे लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने और सर्च करने के लिए कहता है। उन पोस्ट्स को ढूंढने के लिए कहता है जिनमें टीचर्स की बदनामी की गई हो। हान तुरंत सो जाती है और यह काम बॉन के भरोसे छोड़ देती है। अगले दिन बॉन अपनी ढूंढी हुई सारी चीजों का प्रिंट निकाल लेता है। हान वो सारे सबूत स्टूडेंट्स के पास लेकर आती है और बड़े प्यार से समझाती है कि अगर उन्होंने इनमें से कुछ भी दोबारा किया तो उन्हें मानहानि के मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। लड़कियां आपस में चल रही इन सब चीजों के बारे में बातें करने लगती हैं। वो एक बार केओ और यून के मामले को उठाती हैं। वो मानती हैं कि उन्हें हमेशा से पता था कि को बेकसूर था। ठीक तभी यून उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। बात वहीं की वहीं रुक जाती है। इसी बीच जॉन अपने बारे में पोस्ट किए गए वीडियो और फोटोज को दोबारा देखती है। स्टूडेंट्स ने उसके बारे में लगभग सब कुछ लीक कर दिया था, यहाँ तक कि उसके घर का पता भी। इस प्रताड़ना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वो स्कूल लाइफ के नरक से बचने के लिए एक प्राइवेट एकेडमी में जॉब के लिए अप्लाई तक करती है, लेकिन बदकिस्मत से वहाँ की डायरेक्टर उससे कहती है कि उसकी बदनामी की खबरें पहले ही यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। उसे एहसास होता है कि यून ने उसकी जिंदगी भी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। अजीब बात यह होती है कि इसके बाद यून उसके साथ अच्छा बर्ताव करने
करने लगती है। पूरी क्लास अचानक ध्यान से सुनने लगती है और रिस्पेक्ट देने लगती है। हान जॉन को वार्निंग देती है कि वो उनके इस जाल में न फंसे, वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। उसका यह शक तब सच साबित होता है जब यून जॉन के पास आती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें साथ में एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। इसका मकसद सबको यह दिखाना था कि अब उनके बीच सब ठीक है। बदले में जॉन को बस इंस्पेक्शन कमेटी की बुराई करनी थी। यून दावा करती है कि बाकी स्टूडेंट्स भी उन्हें पसंद नहीं करते। जॉन को आखिरकार उनका असली मकसद समझ आने लगता है। वो कशमकश में पड़ जाती है। फिर इंस्पेक्टर उसके पास आता है और अपनी मंगेतर के बारे में बताता है। वो समझाता है कि कैसे उसके एक स्टूडेंट की वजह से उसकी जान चली गई। हमें पता चलता है कि वो तब तक लाइफ सपोर्ट पर थी जब तक वो मिलिट्री सर्विस से वापस नहीं लौट आया और उसने उसकी बाहों में ही दम तोड़ा। फिर वो एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो इस स्कूल में इसलिए नहीं आए थे कि केओ के साथ क्या हुआ था, बल्कि वो इसलिए आए थे क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने चुपके से रिपोर्ट्स भेजकर मदद मांगी थी। जब जॉन उन मैसेजेस को पढ़ती है तो वो अंदर तक हिल जाती है। अगले दिन वो यून से साफ साफ कह देती है कि वो लाइव स्ट्रीम में शामिल नहीं होगी। इतना ही नहीं बल्कि वो यून को पूरी क्लास के सामने एक सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करती है। जब यून मना कर देती है तो जॉन रूलर से उसके हाथ पर मारती है। फिर वो क्लास से कहती है कि उसे अपने कमजोर पड़ने के लिए अफसोस है। अब से वो उन्हें सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। इस घटना से यून के घमंड को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। वो इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही वो एक और पोस्ट अपलोड करने वाली होती है, उसे पता चलता है कि उसका पूरा अकाउंट साफ किया जा रहा है। उसकी हर एक पोस्ट गायब हो जाती है। फिर वो पूरा हैरेसमेंट वाला वीडियो अपलोड हो जाता है, इस बार बिना किसी एडिटिंग के। उस बेवकूफ लड़की ने गलती से खुद की एक्टिंग करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। आखिरकार केओ की बेगुनाही साबित हो जाती है। हर कोई इस बारे में बात करने लगता है कि यून कितनी गिरी हुई लड़की थी और कैसे उसने सिर्फ प्रसिद्धि के लिए एक बेकसूर इंसान को बर्बाद कर दिया। इन सब के बावजूद जॉन अभी भी उसके बारे में फिक्रमंद थी। उसने हान को फोन करके उसका हाल चाल लेने के लिए भी कहा। तभी जॉन के घर की डोरबेल बजती है। सामने यून खड़ी होती है। अंदर आते ही वो जॉन से कहती है, तुम्हारी वजह से को मरा है। तुम भी बाकी टीचर्स की तरह एक नंबर की ढोंगी हो। अगर लोग मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो जॉन पर हमला कर देती है। उसी वक्त यून खुद बालकनी से नीचे गिरने वाली होती है। जॉन बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए लपकती है। नतीजा यह होता है कि यून की जगह जॉन खुद नीचे गिर जाती है, लेकिन एन आखिरी सेकंड में कोई सुपरमैन की तरह आगे कूदता है और उसे हवा में ही लपक लेता है, जिससे गिरने का पूरा असर जॉन की जगह वो खुद पर ले लेता है। जहाँ तक यून की बात है, जब वो ऊपर देखती है तो पाती है कि हान ठीक उसके सामने खड़ी है। वही इंसान जिससे वो कभी टकराना नहीं चाहती थी और जिसने खुद पर काबू रखा था। हान ने यून की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसे अब जीना होगा। उसे अपने किए हुए गुनाहों के साथ और इस सच के साथ जीना होगा कि उसने कितने सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। इसके बाद हान नीचे उस हीरो को देखने जाती है जिसने जॉन को बचाने के लिए खुद को खतरे में झोंक दिया था। एक बंदर की तरह वो अभी भी नॉर्मली घूम फिर रहा था। उसके सिर पर बस एक मामूली सी चोट आई थी और थोड़ा सा खून बह रहा था। जॉन ये देखकर दंग रह गई। इसके कुछ ही समय बाद मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े गर्व से अपने ऑफिस की अचीवमेंट्स का ऐलान किया। हालांकि इस बार विरोधी पॉलिटिशियन ने पलटवार करने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरेआम यह खुलासा कर दिया कि मिनिस्टर असल में उस टीचर के पिता हैं जिसकी 2 साल पहले उसके ही एक स्टूडेंट ने हत्या कर दी थी। उसने यह भी रिवील किया कि चॉय की उस लड़की से सगाई हो चुकी थी और वो दोनों अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। उसके मुताबिक इस पूरे ऑफिस को सिर्फ एक पर्सनल रीजन यानी बदले के लिए बनाया गया था। उन स्टूडेंट से बदला जो आखिरकार अभी भी बच्चे ही हैं। यह खबर हर तरफ फैल गई। हान ने ये रिपोर्ट्स देखी और चोई से पूछा कि क्या यह सच है। उसने शांति से जवाब दिया हाँ। हान ने इसे इग्नोर करने और अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। ठीक उसी पल एक नया केस सामने आया। एक स्टूडेंट ने एक टीचर पर हमला कर दिया था और वो कोई ऐरे गहरे टीचर नहीं थे। वो एक बुजुर्ग टीचर थे जिन्हें हर कोई प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। जब वो स्कूल पहुँचे तो हान ने देखा कि चोई बड़े उत्साह से उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा था। बॉन ने समझाया कि वो टीचर अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करते थे और अपने काम में माहिर थे। जब से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था तब से उन्होंने बाकी इंटरनेशनल स्कूलों के बीच इसकी रैंकिंग काफी बढ़ा दी थी। हान हैरान थी, अगर वो इतने शानदार टीचर थे तो उस स्टूडेंट ने उन पर हमला क्यों किया। उसने उस स्टूडेंट ह्योन से पूछताछ की। वो वहाँ चुपचाप बैठा रहा, मानो उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही न हो। चिढ़कर हान बॉन के पास गई। यह बच्चा पक्का कोई घमंडी और नकारा लड़का होगा। बॉन ने सिर हिलाया। वो नकारा नहीं है, असल में वो पूरे स्कूल का टॉपर है। हान दंग रह गई। वो वापस ह्योन के पास गई। तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तुम एक टीचर पर हमला करके अपना फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकते हो, और वो भी कोई आम टीचर नहीं, टीचर चेओल पर। इसी बीच चोई चेओल के साथ बैठकर हमेशा की तरह बातें कर रहा था। उसने पूछा कि ह्योन ने उन पर हमला क्यों किया। चेओल ने समझाया कि ह्योन उनके बनाए एक स्पेशल स्टडी ग्रुप में आता था। हालांकि ह्योन अक्सर क्लासेस बंक कर देता था और ऐसा लगता था कि वो लेसन से संतुष्ट नहीं था। इस मामले पर बात करने के लिए चेओल आखिरकार उसके पेरेंट्स से मिलने गए, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट
प्लांट को चलाने में बिजी थे, इसलिए उन्होंने उन पर और बोझ न डालने का फैसला किया। इसके बाद ह्योन ने अचानक उन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ ह्योन ने आखिरकार हान को कहानी का अपना पक्ष बताया। चेओल बिना किसी ठोस वजह के उसके परिवार से मिलने आए थे। इसके कुछ ही समय बाद ह्योन की एकेडमी क्लासेस की फीस देना बंद हो गया। फिर उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनके रेस्टोरेंट की बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि उसे ट्यूशन लेना शुरू करना पड़ा। चेओल ने इस बात पर भी ध्यान दिया और उससे प्राइवेट ट्यूटर का नाम पूछा। इसके तुरंत बाद उस ट्यूटर ने अचानक ह्योन को इन्फॉर्म किया कि वो अब उसे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो अपने खुद के फ्यूचर और यूनिवर्सिटी प्लान्स पर फोकस करना चाहता है। ह्योन के नजरिए से इनमें से कोई भी घटना महज इत्तेफाक नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे चेओल का ही हाथ था। हान को उसकी कहानी पर यकीन होने लगा। गुस्से में आकर उसने चोई का सामना किया। उसने देखा कि चोई बड़े चाव से चेओल के वीडियो देख रहा था और उनकी तारीफ कर रहा था। अब बहुत हुआ, वो चिल्लाई। शायद वो लोग तुम्हारे बारे में सही कह रहे हैं। शायद ये ऑफिस सचमुच सिर्फ स्टूडेंट्स से बदला लेने के लिए ही बना है। चोई ने बस उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, और वो वहाँ से चला गया। इसी बीच बॉन ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की रैंकिंग चेक की। उम्मीद के मुताबिक ह्योन पहले नंबर पर था, लेकिन उसने एक अजीब चीज नोटिस की। ह्योन के बाद आने वाले अगले 10 स्टूडेंट्स सब के सब एक ही एकेडमी में पढ़ते थे। वो स्टूडेंट का रूप बदलकर उस एकेडमी में गया। वहाँ के स्टाफ ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और वो लगभग पकड़ने ही वाले थे कि वो सचमुच कोई स्टूडेंट नहीं है। किस्मत से जो वहाँ आ गया और उसने बॉन को हेलो किया, जिससे बॉन पर से उनका शक हट गया। वो दोनों साथ में खाना खाने गए। उनके कुछ पुराने क्लासमेट्स भी उनके साथ शामिल हो गए। यह देखकर कि उनकी जिंदगी कितनी सुधर चुकी है, बॉन को अपने काम पर बहुत गर्व महसूस हुआ। बाद में जब वो अपनी रिपोर्ट लिख रहा था तो उसने हान को गुस्से में मैदान पार करते हुए भागते देखा। भागते हुए उसे अपना खुद का अतीत याद आया। एक समय पर स्कूल में उसके साथ भी बुलिंग हुई थी। उसकी मदद करने वाला इकलौता इंसान चोई था। उसने उससे कहा था, बस मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने उससे मदद की भीख मांगी थी। उस दिन के बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। यही वजह थी कि वो इतनी गुस्से में थी। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वो वैसा विलेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था जैसा वो सोच रही थी। अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसने सीधे चेओल का सामना किया। चलिए सच सच बात करते हैं। आप चाहते हैं कि ह्योन को सजा मिले ताकि वो आने वाला एग्जाम न दे पाए। अगर ह्योन एग्जाम नहीं दे पाएगा तो उसकी रैंकिंग गिर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 11वें नंबर की स्टूडेंट सू टॉप 10 में आ जाएगी। दूसरे नंबर से लेकर आगे तक का हर स्टूडेंट एक रैंक ऊपर चढ़ जाएगा। और क्या कमाल का इत्तेफाक है कि वो सारे स्टूडेंट्स एक ही एकेडमी में जाते थे, वही एकेडमी जो आपसे जुड़ी हुई है। चोई ने बात जारी रखी। ह्योन जो आपके पुराने स्कूल की स्टूडेंट थी, उसने भी मुझे बताया था कि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और वो इस स्कूल में आने वाली थी, लेकिन आपने उसके परिवार का बिजनेस और उसकी पढ़ाई बर्बाद कर दी ताकि वो आगे न बढ़ सके। यही वजह थी कि सू उसकी जगह इस स्कूल में आ पाई। चेओल ने इन सब बातों को बकवास बताकर खारिज कर दिया। फिर उसने सू की माँ के साथ एक मीटिंग फिक्स की। वो औरत बेहद अमीर निकली। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती इस स्कूल में भेजा था और वो इस बात से चिढ़ती थी कि सू टॉप 10 में आने के बजाय 11वें नंबर पर थी। चेओल ने उससे वादा किया कि भले ही ह्योन एग्जाम दे दे, फिर भी उसकी बेटी उससे आगे निकल जाएगी, बशर्ते वो पूरा ध्यान लगाए और आंसर्स को अच्छे से रट ले। बदले में उस औरत ने उसे तगड़ा सपोर्ट देने का वादा किया। वापस स्कूल में हान अभी भी परेशान थी। बॉन ने उसे समझाया कि उसने चेओल को समझने में गलती की है। जिस पल यून को अरेस्ट किया गया था, चेओल ने उससे पूछताछ की थी और उसे पता चला था कि किस चीज की वजह से वो टीचर से इतनी नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि वो सबसे पहले इस स्कूल में आए थे। उनका असली मकसद ह्योन को चेओल के चंगुल से बचाना था। हान हैरान रह गई। उसने मुझे यह क्यों नहीं बताया? अब उसे चोई पर शक करने के लिए और भी बुरा लग रहा था, लेकिन बदकिस्मत से इससे पहले कि वो कोई जश्न मना पाते, एक बड़ी मुसीबत आ गई। पिछले केसेस में जांच के तरीकों और इस परफेक्ट टीचर चेओल पर आरोप लगाने की वजह से उनकी पूरी टीम को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। चोई तुरंत समझ गया कि यह पक्का चेओल और उसे सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स का बनाया हुआ कोई प्लान है। उनका मकसद साफ था, उन्हें एग्जाम खत्म होने तक लॉकअप में रखना ताकि वो ह्योन की कोई मदद न कर पाए। मिनिस्टर बॉन की तरफ मुड़े। क्या तुमने मुझसे टीम से अपना ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा था? बॉन ने झेपते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना इरादा बदल दिया सर, मुझे आप सब अच्छे लगने लगे हैं। मिनिस्टर ने एक ठंडी सांस ली। बस मेरी बात सुनो। और फिर उन्होंने बॉन के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दिए। नतीजा यह हुआ कि बॉन ही टीम का इकलौता ऐसा मेंबर बचा जो अभी भी आजाद था। अगले दिन एग्जाम शुरू हो गए। चेओल ने सू की आंसर शीट चेक की तो वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसे सारे आंसर्स रटाए गए थे, उसने लगभग सब कुछ गलत कर दिया था। यह कैसे मुमकिन था? तभी उसे एहसास हुआ कि एग्जाम पेपर में कुछ बदलाव किया गया है। वो अगले टेस्ट को रोकने के लिए भागा। ठीक तभी जेल से रिहा होने के बाद चोई वहाँ पहुँच गया। क्यों टीचर? असल में आपके पास एग्जाम रोकने की कोई अथॉरिटी नहीं है। उसने चेओल को वहाँ से खदेड़ दिया। चेओल ने एक बार फिर बीच में पढ़ने की कोशिश की। चोई मुस्कुराया। चलो इसे साथ में सुनते हैं। और फिर उसने चेओल और सू की माँ के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत को पूरे स्कूल में प्ले कर दिया। इतना ही नहीं, चोई ने असली सच से भी पर्दा उठा दिया। खुद एग्जाम पेपर को नहीं बदला गया था, बल्कि सिर्फ
सवालों के आर्डर को आगे पीछे कर दिया गया था। सू, जो कि 11वें नंबर पर थी, वो असल में पढ़ाई की चीजों को समझती नहीं थी। उसने तो बस उस पैटर्न के हिसाब से आंसर्स लिख दिए थे जो लीक हुए पेपर में रटा हुआ था। ये बिल्कुल उन फेमस एग्जाम लीक घोटालों जैसा था, जहाँ स्टूडेंट्स बिना सवालों को समझे बस आंसर्स रट लेते हैं। उस एक छोटे से बदलाव ने सब कुछ खोल कर रख दिया। चेओल एग्जाम पेपर्स लीक कर रहा था और वो इंसान जिसने चुपके से क्वेश्चंस के ऑर्डर को बदला था वो बॉन था। इस चालाक चाल के जरिए उन्होंने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। उसी वक्त मिनिस्टर एक पब्लिक हियरिंग के सामने पेश हुए जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वाकई इस ऑफिस को सिर्फ पर्सनल बदले के लिए बनाया गया था। मिनिस्टर ने सीधा जवाब दिया, बदला? अगर इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरता है तो ठीक है। फिर उन्होंने सरेआम चेओल और उन सभी पेरेंट्स को एक्सपोज कर दिया जिन्होंने उसे रिश्वत दी थी। उन पेरेंट्स में से एक तो उसी पॉलिटिकल पार्टी का था जिससे उन पर हमला करने वाला पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ था। उस पूरे ग्रुप की जमकर थू-थू हुई। मिनिस्टर ने फिर एक बात साफ कर दी, उनका ऑफिस सिर्फ स्टूडेंट्स की जांच नहीं करता बल्कि वो टीचर्स को भी जिम्मेदार ठहराता है। टीचर्स का काम स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना है, उनका फायदा उठाना नहीं। चेओल के काले कारनामों को उजागर करने की इस कामयाबी के बाद पब्लिक ओपिनियन फिर से उनके सपोर्ट में आ गई। ह्योन खुद उन्हें थैंक यू कहने आया। वो काफी इमोशनल भावुक हो गया था। उन्होंने उसे अपने फ्यूचर पर फोकस रखने के लिए मोटिवेट किया। जब चेओल को आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया तो चोई उसे यून के पास लेकर आया। उसने उससे कहा कि उसकी इन हरकतों की वजह से ही आज यून जेल में है। इसके बाद एक बहुत ही अजीब केस सामने आया। इस बार मामला एक एलिमेंट्री स्कूल का था। वहाँ उनके पहले ही दिन एक टीचर ने अपनी माँ को एक मैसेज भेजने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें लिखा था कि वो एक खास इंसान को कभी माफ न करें और उसकी डायरी पढ़ें। ह्योन ने ऐन वक्त पर उसे रोक लिया। उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे पता ही न हो कि टीचर क्या करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसके बाद ह्योन ने उस टीचर और बाकी सभी टीचर्स का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया। रिजल्ट्स के बेसिस पर उसने टीचर से कहा कि उसे काम से कुछ समय का ब्रेक लेने की जरूरत है। उसने यह भी खुलासा किया कि खुद उस टीचर की माँ ने ऑफिस से कांटेक्ट करके मदद मांगी थी। वो टीचर इस बात को लेकर परेशान थी कि जो कोई भी उसकी क्लास की जिम्मेदारी संभालेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ह्योन ने उसे भरोसा दिलाया, नए टीचर बहुत स्ट्रांग हैं और वो नए टीचर कोई और नहीं बल्कि चोई निकले। इस बार उन्होंने अपने हमेशा के काले कपड़े छोड़ दिए थे क्योंकि अब वो छोटे बच्चों को संभालने वाले थे और उन बच्चों ने उन्हें पूरी तरह थका दिया। टीचर, मुझे मेंढक बना दो। टीचर, मुझे बाथरूम जाना है। वो पूरे दिन उनकी मदद करने के लिए इधर उधर भागते रहे। जब वो उस शाम घर लौटे तो उन्होंने खुद से बात की, अपनी मंगेतर की तस्वीर को देखा और पूछा, क्या तुम्हारा काम सचमुच इतना मुश्किल था? सच तो यह था कि पिछली टीचर सन बच्चों की वजह से परेशान नहीं थी। वो असल में पढ़ाना पसंद करती थी। अपने पहले दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मोटिवेट किया। एक लड़का थोड़ा शर्मीला लग रहा था तो उन्होंने बड़े प्यार से उसकी मदद की। फिर उन्हें उसकी माँ का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वो उससे बात करते हुए थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। सन ने बात समझ ली, लेकिन वो माँ यही नहीं रुकी। उसने हर छोटी बड़ी चीज को लेकर लगातार शिकायतें भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इस चीज को लेकर पागल हो गई। उसने सन के कपड़ों, उसकी पर्सनल लाइफ और यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। एक बार तो उस औरत ने सन की अपने दोस्तों के साथ पोस्ट की गई एक फोटो की सरेआम आलोचना कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि टेबल पर ड्रिंक्स रखी हुई थी। ऐसी ही न जाने कितनी बेतुकी बातें वो करती थी। जब सन के सब्र का बांध टूट गया तो उसने इस प्रॉब्लम की रिपोर्ट प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने उससे बस इतना कहा कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो और मामले को रफा दफा करो, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन बदकिस्मत से उस माँ ने उसे परेशान करना जारी रखा। उसने सन का फोन नंबर मांगा। जब उसे नंबर नहीं मिला तो उसने खुद ही कहीं से ढूंढ निकाला और उसे कॉल्स और मैसेजेस से परेशान करना शुरू कर दिया। सन ने उस लड़के पर और ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने उसे खुश रखने के लिए एक स्पेशल रूम भी बनाया। फिर सब कुछ बिखर गया। एक दिन खेलते समय एक दूसरे बच्चे का पैर गलती से उससे टकरा गया। उस लड़के ने गुस्से में आकर उस दूसरे बच्चे की आंख पर एक घूंसा जड़ दिया। इस सब के बावजूद उसकी माँ ने जिद पकड़ ली कि उसका बेटा माफी नहीं मांगेगा क्योंकि वो खुद एक विक्टिम है। दूसरा पेरेंट पहले तो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड देखकर उसका भी गुस्सा फूट पड़ा। मेरे बेटे की आंख हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। उस माँ ने कैजुअली जवाब दिया, ठीक है, स्कूल वायलेंस की हियरिंग होने दो और देखते हैं कि असली गलती किसकी थी। जब हियरिंग में यह साबित हो गया कि उसका बेटा ही जिम्मेदार था तो वो औरत सन के घर पहुंच गई और उसे धमकियां देने लगी। यह प्रताड़ना चलती रही। इसके तुरंत बाद उस लड़के के पिता स्कूल आ धमके। वो कद काठी में बहुत बड़े थे। उन्होंने सन को बड़ी बेरहमी से धक्का दे दिया। उसकी जिंदगी एक नरक बन गई। आखिरकार सन ने उस माँ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उस माँ ने तुरंत पलटकर एक शिकायत खुद दर्ज करा दी और दावा किया कि सन उसके बेटे का साइकोलॉजिकल अब्यूज कर रही है। सन ने पूछा, अगर मैं बेकसूर साबित हो गई तो आप क्या करेंगी? उस औरत ने शांति से जवाब दिया, मैं माफी मांग लूंगी। कानून तो यही कहता है। महीनों तक सन के खिलाफ जांच चलती रही।
जब आखिरकार उसे बेकसूर मान लिया गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस माँ ने महीनों लगाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सन को गंभीर मानसिक परेशानियां होने लगी और उसका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया। जब चोई को यह सब पता चला तो उसने उस माँ से खुद निपटने का फैसला किया। सबसे पहले उसने क्लास में उसके बेटे से एक सिंपल सा सवाल हल करने को कहा। वो औरत तुरंत स्कूल भागी भागी आई और उसे डांटने लगी कि उसने सबके सामने उसके बेटे को शर्मिंदा किया है, भले ही उस लड़के ने सवाल का सही जवाब दिया था। चोई ने बड़े आराम से बात को घुमाया और बहुत ही तमीज और प्यार से बात की, बिल्कुल वैसे जैसा बर्भाव उस औरत ने सन के साथ किया था। चोई ने उसका ठीक उल्टा किया। उस औरत के लिए चोई एक बहुत बड़ी आफत बन गया। वो लगातार उसे फोन करने लगा, कभी किसी जरूरी वजह से तो कभी बिना किसी वजह के। एक दिन उसने लगातार 4 बार फोन किया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो सुबह अपने बेटे को कैसे जगाती है। गुस्से से पागल होकर वो औरत चोई के सामने आई और अपने पति का धौंस देकर उसे धमकाने की कोशिश की। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पति बहुत गुस्से में हैं। चोई ने तुरंत बात को और बढ़ा दिया। वो सीधे उसके पति के ऑफिस पहुंच गया और वहां एक बेबस पीड़ित होने का नाटक करने लगा। बार बार माफी मांगने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। उस सरेआम हुए ड्रामे की वजह से वह आदमी इतना शर्मिंदा हो गया कि वो चोई को मारने ही वाला था, लेकिन चोई ने ही पहले उसे एक जड़ दिया। तुम्हारे पति के गुस्से में होने की क्या बकवास लगा रखी है? हर बार जब तुम्हारी बीवी यह कहती है तो क्या हमें इसकी परवाह करनी चाहिए? वो गुस्से में हो या फट जाए, इससे हमारा क्या लेना देना? वह पति अपनी पत्नी पर बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में जलते हुए वो औरत शिकायत करने प्रिंसिपल के पास गई। इस बार प्रिंसिपल ने उसे सीधा जवाब दिया, क्या सिर्फ आपके बेटे का ही परिवार है? मेरे टीचर्स का भी परिवार है, लोग उनकी भी परवाह करते हैं। वह औरत ठहाका मारकर हंसी। ओह, तो अब तुम सबको लगता है कि तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसने बाकी पेरेंट्स को इकट्ठा करने और उन सबको स्कूल के खिलाफ भड़काने का फैसला किया। लेकिन जब वो मीटिंग में पहुंची तो उसने देखा कि चोई पहले से ही वहां मौजूद था। उसने पहले ही सबको सब कुछ बता दिया था। इतना ही नहीं, चोई ने उसके बेटे के साथ किए गए बर्ताव के लिए उसके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करा दी थी, खासकर उसे जबरदस्ती घर घसीट कर ले जाने और क्लास के सामने उसे जलील करने के लिए। उसने गुस्से में पूछा, अगर मैं बेकसूर साबित हो गई तो तुम क्या करोगे? चोई मुस्कुराया, मैं माफी मांग लूंगा। कानून तो यही कहता है कि नहीं? इसके तुरंत बाद उस औरत की इज्जत पूरी तरह धूल में मिल गई। लोग कहने लगे कि यह वही औरत है जिसने अपने घटिया बर्ताव से सन को मानसिक रूप से बर्बाद कर दिया था। गुस्से में अंधी होकर वो सन को ढूंढने निकली। उसने देखा कि सन अपने घर से स्कूल की तरफ भाग रही है और वो उसके पीछे लग गई। तभी अचानक चोई उसके सामने आ गया। पहली बार उसने अपना सही से इंट्रोडक्शन दिया और फिर उससे कहा कि उसने सन के साथ जो कुछ भी किया है वो उससे बच नहीं पाएगी। वह औरत तुरंत पलटकर बोली कि सन भी उससे बच नहीं पाएगी जो उसने उसके बेटे के साथ किया है। तब चोई ने उसे असली सच दिखाया। अपनी माँ के उलट उसका बेटा असल में सन से बहुत प्यार और उनकी रिस्पेक्ट करता था। सच तो यह था कि उसी ने सन को फोन करके बुलाया था। यही वजह थी कि वो अपने घर से स्कूल तक भागती हुई आई थी। जब वो दोनों मिले तो वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और उसने सन से उन सभी परेशानियों के लिए दिल से माफी मांगी जो उसकी माँ ने बिना किसी वजह के उन्हें दी थी। चोई ने फिर उस औरत की तरफ देखा और कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर मतलबी बने, सिर्फ अपने बारे में सोचे, कभी अपनी गलतियां न माने और गलत होने पर कभी माफी न मांगे, तो उसकी बिल्कुल वैसे ही तारीफ करती रहिए जैसे अभी कर रही हैं। चाहे तो आप इसे पॉजिटिव पेरेंटिंग का नाम दे दीजिए। उन शब्दों ने उसके दिल पर सीधा वार किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। बाद में हम उसे कोर्ट में खड़ा देखते हैं जहाँ प्रोसिक्यूटर उन सभी क्राइम की लिस्ट पढ़ रही होती है जो उसने सन के खिलाफ किए थे। धमकियां देना, पीछा करना, हैरासमेंट और मानहानि। फिर भी चूंकि सन एक टीचर थी और वो औरत एक पेरेंट, इसलिए कानून ने उसे उस सिचुएशन में एक नॉर्मल विक्टिम के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोटेक्शन दिया था। तब जाकर उसे सचमुच अपनी हरकतों की गंभीरता समझ में आई। हमेशा की तरह मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस बार उन्होंने अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेरेंट्स द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ टीचर्स के लिए और ज्यादा कड़े सुरक्षा नियमों पर चर्चा शुरू करेगी। उन्होंने सरेआम हर उस टीचर से माफी मांगी जिसने इस तरह के बर्ताव की वजह से तकलीफ झेली थी। बहुत से लोग इस बात से बेहद भावुक हो गए, खासकर यह जानने के बाद कि उनकी बेटी की कहानी क्या थी। इसी बीच चोई घर पर अकेला बैठा अपनी मंगेतर की डायरी पकड़े हुए था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक एंट्री मिली जो उसने एक नए स्कूल में ट्रांसफर होने के तुरंत बाद लिखी थी। उसने लिखा था कि उसका पूरा ध्यान चो नाम के एक खास स्टूडेंट पर टिक गया है। दुख की बात यह थी कि वही स्टूडेंट बाद में उसकी जान लेने वाला इंसान बना। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, चोई अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाया था। हम उसे दोबारा उसकी केस फाइल चेक करते हुए देखते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि वो स्कूल में चो से मिलने गई थी। वहाँ उसने कैंची से उस पर वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। चोई को उन दर्दनाक यादों से बाहर निकालने के लिए खुद मिनिस्टर उसके साथ खाना खाने आते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि चोई फिर से उसी फाइल को देख रहा है तो वो उसे वार्निंग देते हैं, अगर ये काम कभी पर्सनल बन गया तो यह इंसाफ नहीं रहेगा बल्कि बदला बन जाएगा और यह सही नहीं है। चोई खुद पर बेहतर काबू रखने का वादा करता है। बाद में वो टीम के बाकी मेंबर्स के साथ शामिल हो जाता है। वो कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक वो कम उम्र के बच्चों के एक ग्रुप को कार चुराते हुए देखते हैं। उस गाड़ी
गाड़ी के अंदर एक लड़की होती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। टीम तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो टीनेजर्स घबरा जाते हैं और तेजी से कार भगा ले जाते हैं। इसके बाद एक हाई स्पीड चेज शुरू होती है। वो बच्चे इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं कि एक के बाद एक कई हादसे होते हैं। आखिरकार हान उनकी गाड़ी के नीचे एक पहिया फेंककर उसे रोकने में कामयाब हो जाती है, जिससे गाड़ी वहीं थम जाती है। जब चोई उनके पास पहुंचता है तो वो टीनेजर्स कमीनी मुस्कान देते हैं। हम बाल अपराधी हैं, क्या कर लोगे, हम 14 साल के हैं। वो यह बात बड़े गर्व से कहते हैं, मानो यह चीज उन्हें कानून से ऊपर बना देती है। जब पुलिस आती है और उनके टीचर उन्हें लेने पहुंचते हैं तो टीम को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। इन बच्चों के खिलाफ पहले भी रिपोर्ट्स दर्ज कराई जा चुकी थी। वो टीनेजर्स कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और लगातार इसका फायदा उठा रहे थे। इससे पहले कि मिनिस्टर उन बच्चों के हाथों बेवकूफ बनने पर टीम का मजाक उड़ा पाते, वो खुद उन्हें छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वही टीनेजर्स बाहर खड़े होकर उनकी कार के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मिनिस्टर तुरंत कहते हैं, ठीक है दोस्तों, चलो इनके स्कूल चलते हैं। और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज, चोई सबसे पहले उन लड़कों को पिछले दिन की हरकत के लिए माफीनामा लिखने का ऑर्डर देता है। इसी बीच हान उनके बारे में और जानने के लिए उनके क्लासमेट से पूछताछ करती है। हर कोई बुरी तरह डरा हुआ है, कोई भी बात नहीं करना चाहता। हान और बॉन फिर उस लड़की पर फोकस करते हैं जिसे चुराई हुई कार में किडनैप किया गया था। शायद वो कुछ जानती हो। जब वो स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे प्रेजेंट मार्क किया गया था, लेकिन वो पूरे स्कूल में कहीं नहीं है। इसका मतलब वो स्कूल तो पक्का आई थी, किसी ने उसे जरूर कहीं छिपा दिया है। बॉन स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालता है और आखिरकार उसे कुछ ऐसी फोटोज मिलती हैं जिनमें वो लड़के एक लॉक्ड स्टोरेज लॉकर के पास खड़े दिख रहे हैं। टीम तुरंत वहाँ के लिए दौड़ती है। दुख की बात यह है कि उनका शक बिल्कुल सही निकलता है। वो लड़की उसी लॉकर के अंदर बंद थी। वो तुरंत उसे एक मेडिकल रूम ले जाते हैं। वहाँ वो आखिरकार उन्हें सब कुछ बता देती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक कि उसने थोड़ा वजन कम करने का फैसला नहीं किया। उन लड़कों में से एक ने उसे कुछ पिल्स सजेस्ट की। उसने उससे कहा कि बड़े बड़े फेमस आइकॉन्स भी इन्हें यूज करते हैं। उन्हें आजमाने के बाद उसे इसका असर पसंद आया और वो बार बार वो दवाइयाँ लेने लगी। उस लड़के ने धीरे धीरे उनकी कीमत बढ़ा दी। आखिरकार उसके सारे पैसे खत्म हो गए। तब तक वो पूरी तरह से उस ड्रग पर निर्भर हो चुकी थी। उस लड़के ने उसे एक रास्ता सुझाया। वो उसके लिए काम कर सकती थी। बदले में वो उसे दवाइयों की सप्लाई देता रहेगा। जल्द ही उसने उस लड़की से दूसरी लड़कियों को भी वो दवाइयाँ बिकवाना शुरू कर दिया। जब भी वो इसे छोड़ने की कोशिश करती, वो लड़का और उसके दोस्त उसे बुरी तरह पीटते। आखिरकार उन्होंने उसे उस स्टोरेज कैबिनेट के अंदर बंद कर दिया। हार मानकर उसने पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें छोड़ दिया गया। वो लड़के तुरंत वापस आए और उसे फिर से टॉर्चर करने लगे। उन्होंने उसे याद दिलाया, हम 14 साल के हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें सिर्फ एक चेतावनी मिली थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही वजह थी कि उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ था। बाद में जब चोई उनसे माफी मांगने को कहता है तो वो लड़के साफ मना कर देते हैं। हान समझाती है कि ये कोई आम तौर पर गड़बड़ करने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये ड्रग डीलर्स हैं। लड़के बस हंसने लगते हैं। कानून हमें माफ कर देगा, जब हम बड़े होंगे तो ये सब छोड़ देंगे, दम है तो हमें अरेस्ट करके दिखाओ। चोई मुस्कुराता है बड़ी खुशी से। स्कूल खत्म होने के बाद वो उन्हें पकड़ता है और एक गाड़ी में ठूंस देता है। फिर वो उन्हें सीधे जेल ले जाता है। लड़कों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर ने पहले ही जेल के डायरेक्टर के साथ सेटिंग कर रखी थी। उन टीनेजर्स को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अंदर कदम रखते ही उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लड़के तुरंत वहां से बाहर निकलने की भीख मांगने लगते हैं। हान शांति से उनसे कहती है, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लड़कों को लगता है कि वो गिनती में ज्यादा हैं तो उसे दबा लेंगे, लेकिन वो गलत साबित होते हैं। हान कुछ ही सेकंड्स में उन सबकी हेकड़ी निकाल देती है और उन्हें बुरी तरह कूट देती है। इसके बाद बॉन उन्हें पढ़ाने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। अगर वो क्लास में ध्यान नहीं देते तो हान हमेशा उन्हें मोटिवेट करने के लिए तैयार रहती है। इसके बावजूद वो अपनी अकड़ दिखाना बंद नहीं करते। एक दिन कैंटीन में चोई उनके पास आता है। फिर वो उन्हें लाइन में सबसे पीछे भेज देता है। जो रेगुलर कैदी थे वो पहले खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, वो सारा अच्छा खाना खुद ले लेते हैं। कैदी उन लड़कों को अपने एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बाद में उन टीनेजर्स को बर्तन धोने की ड्यूटी सौंप दी जाती है। उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है। तभी एक दूसरा कैदी प्लेट्स लेकर वहाँ आता है। उन लड़कों में से एक अचानक उसे घूंसा जड़ देता है। जब चोई उसे सजा देने के लिए वहाँ पहुँचता है तो वो कैदी हैरान करने वाले तरीके से उस लड़के का बचाव करता है। चोई उसकी इस अच्छाई को देखकर दंग रह जाता है। बाद में वो उन लड़कों को उस कैदी के पास्ट के बारे में बताता है। वो आदमी कभी एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसे बेहद खौफनाक बुलिंग झेलनी पड़ी थी।
आखिरकार उसका सब्र टूट गया और उसने उस पूरी गैंग की जान ले ली जो इसके लिए जिम्मेदार थी। वो टीनेजर्स तुरंत उस कहानी को पहचान जाते हैं। यह वही बदनाम बुली किलर था जिसके बारे में उन्होंने न्यूज में देखा था। उस पल के बाद से वो उससे बुरी तरह डरने लगते हैं। एक दिन उनमें से एक लड़का उस कैदी को चुपके से एक चम्मच छिपाते हुए देख लेता है। तुरंत ही उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी इस चम्मच से उसका मर्डर करने का प्लान बना रहा है। जब बाद में जेल के स्टाफ को पता चलता है कि एक चम्मच गायब है तो वो कैदी सरेआम मान लेता है कि चम्मच उसी के पास है। वो उसकी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक चम्मच सामने आ जाता है। वो डरा हुआ टीनेजर पैनिक कर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बाकी लोग तुरंत उसे पकड़कर काबू में करते हैं। वो बेचारा लड़का पागलों की तरह रोने लगता है। इसी बीच जेल के बाहर उन बाल अपराधियों के पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। मिनिस्टर सीधे उनसे बात करते हैं। हाँ, यह बर्ताव आप लोगों को काफी कड़ा लग रहा होगा। आखिरकार आपके बच्चे तो फरिश्ते हैं, है ना? तो फिर वो उन्हें अगले दिन स्कूल आने का इनविटेशन देते हैं। जब पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो आखिरकार अपने बच्चों को दोबारा देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो तुरंत मिनिस्टर पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे यह सब झेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। मिनिस्टर शांति से जवाब देते हैं किस चीज के लिए बहुत छोटे हैं। फिर वो उन दवाइयों का खुलासा करते हैं जो उनके बच्चे बांट रहे थे। पेरेंट्स तुरंत दावा करते हैं कि ये तो बस वजन घटाने की दवा है। बिना किसी हिचकिचाहट के चोई उनमें से एक को जबरदस्ती एक दवा निगलने के लिए मजबूर करता है। वो तुरंत उसे बाहर थूक देता है। अचानक से वो दवाइयाँ अब उतनी मासूम नहीं लग रही थी। मिनिस्टर फिर एक दूसरा बैग दिखाते हैं जिसमें असली ड्रग्स होते हैं। दोनों की पैकेजिंग लगभग एक जैसी होती है। वो समझाते हैं कि उनके बच्चे गैर कानूनी नशीले पदार्थ बांट रहे थे और वो इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि इन ड्रग्स से कितना नुकसान हो सकता है। अगर आपके बच्चे इसलिए सुरक्षा के हकदार हैं क्योंकि वो नाबालिग हैं, तो उन बच्चों का क्या जिन्हें इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वो विक्टिम्स, पीड़ित भी तो नाबालिग ही हैं। उनके भी माता पिता हैं जो उनसे उतना ही प्यार करते हैं। पेरेंट्स अब माफी की भीख मांगने लगते हैं। टीम उनसे कहती है कि उनसे भीख मत मांगो, उन्हें उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए जिसकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। वो लड़की वहाँ पहुँचती है। शुक्र है कि वो साफ मना कर देती है, मैं इन्हें कभी माफी नहीं दूंगी। वो लड़के गुस्से से पागल हो जाते हैं। उनका लीडर तुरंत उसकी तरफ झपटता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नाबालिग हूँ, कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। हान तुरंत उसे नीचे गिरा देती है। उसी वक्त मिनिस्टर उन सबको वापस जेल भेजने का ऑर्डर देते हैं। साफ था कि वो लोग बिल्कुल नहीं बदले थे। उनके पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब वो लड़के जेल वापस आते हैं तो जो पहला चेहरा वो देखते हैं वो उसी बुली किलर का होता है। वो बुरी तरह डर जाते हैं, खासकर उनका लीडर। पहली बार उसे अपनी उस पीड़ित लड़की की कही हुई एक बात याद आती है कि उसने उसकी स्कूल लाइफ को एक जीता जागता नरक बना दिया था। अब जाकर उसे असल में एहसास होता है कि वो कैसा महसूस होता है। हालांकि वो बुली किलर अब बदल चुका था। वो चोई की मदद करता है और कभी भी उन लड़कों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो बस उन्हें डराता है। चोई उसे थैंक यू कहता है। वो आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है कि थैंक यू के हकदार तो असल में चोई हैं। उनके इस काम की वजह से उम्मीद है कि आगे चलकर कम ही लोग ऐसे होंगे जो उसकी तरह जेल पहुंचेंगे। बाद में जेल के अंदर ही उन बाल अपराधियों में से एक के पास एक दूसरा कैदी आता है। वो आदमी कैजुअली उससे पूछता है कि क्या वो उन दवाइयों के लिए जिम्मेदार ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जानता है। लड़का कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई है। वो कैदी मुस्कुराता है। अच्छा है, हमारे बॉस को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा जानते हैं। फिर वो अचानक एक चाकू निकालता है और हमला कर देता है। चोई उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, एक दूसरा कैदी बीच में कूद जाता है और चाकू का वो वार अपने हाथ पर झेल लेता है। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि चो निकलता है। वही चो जिसने 2 साल पहले चोई की मंगेतर का मर्डर किया था। उसे दोबारा देखना चोई को अंदर तक झकझोर देता है। इसके बावजूद वो तब तक वहीं पास में रहता है जब तक कि चो का इलाज नहीं हो जाता। इसके बाद चो उसके पास आता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि गाओन इकलौती ऐसी इंसान थी जो उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आई थी। इकलौती ऐसी इंसान जिससे उसने सचमुच प्यार किया था। चोई से यह सब और नहीं सुना जाता। वो मुड़ता है और वहाँ से चला गया। इसके कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि चो उस पूरे समय बस नाटक कर रहा था और यह ठीक तब होता है जब ऐसा लगने लगा था कि शायद हमें उस पर तरस आ जाए। जल्द ही मिनिस्टर चोई से बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि चो को दोबारा देखकर परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो उसे एक जरूरी बात याद दिलाते हैं। अब वो गाओन का मंगेतर नहीं है, बल्कि अब वो प्रोटेक्शन ऑफिस का एक इंस्पेक्टर है। बाद में टीम हेडक्वार्टर वापस लौटती है। वहाँ उन्हें कागजात का ढेर उठाए एक थका हारा आदमी मिलता है। वो रोते बिलखते हुए उनसे खुद को और अपने बेटे को बचाने की भीख मांगता है। वो आदमी समझाता है कि उसे अचानक उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए जो दावा कर रहे थे कि उसके बेटे ने उनसे पैसे उधार लिए हैं। पहले तो उसे और उसकी पत्नी को लगा कि रकम छोटी मोटी होगी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह कर्ज 85 मिलियन वॉन, लगभग 50 से 55 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। उनके होश उड़ गए। उन्होंने उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी हर एक चीज बेच दी। उन्होंने अपने बेटे के आगे हाथ जोड़े कि वो
जुआ खेलना बंद कर दे। उन्हें लगा कि यह सब एक गेम की वजह से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने उसका स्मार्टफोन बदलकर एक सिंपल बटन वाला फोन दे दिया, लेकिन किसी ने उसे दूसरा टच स्क्रीन फोन दे दिया। वो लड़का तुरंत वापस जुए की लत में पड़ गया। इसके कुछ ही समय बाद कर्ज वसूलने वाले उस पिता के ऑफिस पहुंच गए और उसके सारे को-वर्कर्स के सामने उसे बुरी तरह पीटा। बेबस होकर उसने अपने मैनेजर के आगे हाथ जोड़े कि उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए और कम से कम उसका रिटायरमेंट का पैसा दे दिया जाए। इसके बाद भी कर्ज बढ़ता ही रहा। उसके बेटे ने जुआ खेलना बंद नहीं किया। फिर एक दिन वो लड़का अचानक गायब हो गया। वो पीछे एक मैसेज छोड़ गया कि वो अब अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता। उस पिता ने सबूत इकट्ठा करने में महीनों लगा दिए। पुलिस ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। प्रोटेक्शन ऑफिस ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। टीम उसकी कहानी सुनकर अंदर तक हिल जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जांच शुरू कर देते हैं। बॉन एक नए स्टूडेंट का रूप बदलकर उस लड़के के स्कूल में एंट्री लेता है। अपने चश्मे में छिपे हिडन कैमरे के जरिए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि बहुत से स्टूडेंट्स वही ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़का अचानक 1 मिलियन वॉन जीत जाता है और अपने दोस्तों को पार्टी देने का फैसला करता है। बॉन भी शामिल हो जाता है। वो स्टूडेंट उसके सामने ही गेम खेलने लगता है और लगातार जीतता जाता है। जब बॉन उससे पूछता है कि क्या यह जुआ है, तो वो स्टूडेंट तुरंत मना कर देता है। जुआ? अरे नहीं भाई, हम तो बस एक गेम खेल रहे हैं। बॉन बाद में रिपोर्ट करता है कि यह सिस्टम बिल्कुल इसी तरह नए प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है। गेम शुरुआत में आसान जीत दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। जल्द ही बॉन खुद उस गेम को डाउनलोड कर लेता है, यहाँ तक कि उसे रजिस्ट्रेशन बोनस के रूप में 50,000 वॉन भी मिलते हैं। जब चोई यह सुनता है तो वो कमेंट करता है कि जुआ किसी ऐसे इंसान के लिए और भी खतरनाक है जिसे बॉन की तरह मैथ्स पर बहुत भरोसा हो। परफेक्ट, फिर खेलो और हमें दिखाओ। बॉन खेलना शुरू करता है। शुरुआत में वो जीत जाता है। जाहिर है उस पर लालच हावी हो जाता है। वो दांव बढ़ा देता है। फिर वो हारने लगता है। वो पूरी रात खेलते हुए बिता देता है। अगली सुबह तक वो लगभग इसका आदी हो चुका होता है। स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो उससे कहते हैं कि अगर उसके पास पैसों की कमी है तो वो उधार ले सकता है। इसके लिए उन्हें गारंटी के तौर पर बस उसकी माँ का फोन नंबर चाहिए। बॉन मान जाता है। वो उसे 10 लाख वॉन उधार देते हैं, लेकिन हाथ में सिर्फ 8 लाख वॉन ही थमाते हैं। फिर वो समझाते हैं कि इस लोन पर रोज का 10% ब्याज लगेगा। हिसाब लगाने के बाद बॉन के आंसू निकल आते हैं। इस रफ्तार से तो वो कुछ ही समय में पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। स्टूडेंट्स बस अपने कंधे उचका देते हैं। तो हम क्या करें? आखिरकार वो बॉन के दिए हुए नंबर पर हान को फोन करते हैं, यह सोचकर कि वो उसकी माँ है। हान जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर देती है। स्टूडेंट्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बॉन की फैमिली को उसकी कोई परवाह नहीं है। नतीजा यह होता है कि वो उसे अपने ग्रुप से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। चोई हान को ऑर्डर देता है कि वो उस पर कड़ी नजर रखे। वो ऐसा ही करती है, लेकिन बदकिस्मत से उसे भूख लग जाती है। जिस पल वो खाना खरीदने के लिए वहाँ से जाती है, बॉन गायब हो जाता है। एक काली गाड़ी वहाँ पहुँचती है और उसे किडनैप कर लेती है। गाड़ी के अंदर कुछ और टीनेजर्स भी होते हैं। हर किसी को अपने फोन सौंपने के लिए मजबूर किया जाता है। किस्मत से बॉन किसी के नोटिस करने से पहले ही चुपके से अपना फोन खिड़की से बाहर गिराने में कामयाब हो जाता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि यह गैंग टीनेजर्स से चोरी जैसे क्राइम करवाती है। वो चाहते हैं कि बॉन भी इसमें शामिल हो। बॉन साफ मना कर देता है, यहाँ तक कि वो दूसरों को भी चोरी करने से रोकता है। इस वजह से उसे सजा देने के लिए गैंग के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। इसी बीच टीम के बाकी मेंबर्स पागलों की तरह उसे ढूंढने में लग जाते हैं। हान खुद को बहुत कसूरवार महसूस करती है। चोई उसे दिलासा देता है, हम उसे ढूंढ लेंगे। उस ठिकाने के अंदर बॉन को मैसेजिंग टीम में डाल दिया जाता है। उनका काम रैंडम नंबर्स पर प्रमोशनल टेक्स्ट भेजना था ताकि लोग उस गैम्बलिंग गेम से जुड़ सकें। वो अपनी टीम से कांटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज करना चाहता है। एक दूसरा लड़का चुपके से उसे वार्निंग देता है कि यहाँ हर चीज पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। बाद में हालात और भी खराब हो जाते हैं। जब बॉन सोते समय गलती से बिस्तर गीला कर देता है तो वो उसे दोबारा पीटने की तैयारी करते हैं। शुक्र है कि वो किसी तरह उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। वो दावा करता है कि वो उनके उस खराब सर्वर को ठीक कर सकता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कतें आ रही थी। गैंग को उसकी बात में इंटरेस्ट आता है। उसे सजा देने के बजाय वो उसे काम पर लगा देते हैं। जल्द ही वो उसे सीधे गैंग लीडर के पास ले जाते हैं। वह आदमी बॉन की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे एक सीधी सी वार्निंग देता है, अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारी एक आंख निकाल लूंगा। इसलिए बॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो बैठ जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। जब उसका प्लान कामयाब हो जाता है तो वो लोग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। इसी बीच उसकी टीम को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो कार चोरी की थी और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। इसलिए वो हैन को लेकर आते हैं, वही लड़का जो बच्चों को इस गेम के जाल में फंसाता था। उन्होंने उससे गेम के लोगों के बारे में पूछा। जब उसने लोगों की तरफ इशारा किया तो उन्हें पता चला कि बॉन ने कितनी चालाकी दिखाई थी। उसने चुपके से उसी लोगों के जरिए उन्हें एक मैसेज भेजा था जिससे उसकी लोकेशन का पता चल गया। वो तुरंत उस जगह पहुंचे, लेकिन वो जगह खाली मिली। ठीक उसी पल चोई ने अंदाजा लगाया कि बॉन ने पक्का उस लोकेशन को वहाँ से देखा होगा जहाँ उसे कैद करके रखा गया था। वो सीधे सामने वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़े और बिल्कुल सही, वही सही जगह थी। हान गुस्से से पागल थी। वो गैंग के ठिकाने
में घुस गई और चिल्लाने लगी कि बॉन कहाँ है। देखो, वो एक ऐसा लड़का है जो थोड़ा बेवकूफ और लापरवाह सा लगता है, लेकिन उसकी आंखें छोटी हैं और वो हैंडसम है। चोई ने अपने आसपास चल रही लड़ाई को पूरी तरह इग्नोर किया और पूछा, तुम किस हैंडसम लड़के की बात कर रही हो? हान ने उसे इग्नोर किया और तुरंत जिससे भी हो सका पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार वो लापता बच्चे सामने आ गए, जिसमें वो हैंडसम लड़का भी शामिल था। हान तुरंत उसकी तरफ भागी ताकि यह पक्का कर सके कि वो सेफ है। चोई ने उससे कहा, तुम लोग अपना मिलन मनाओ, मैं बॉस के पीछे जा रहा हूँ। बॉन ने पहले ही लीडर की लोकेशन का खुलासा कर दिया था। जब चोई वहाँ पहुँचा तो उसे सिर्फ गैंग के मेंबर्स मिले। उन्हें कूटकर जानकारी निकालने के बाद उसे पता चला कि उनका बॉस भाग चुका है और उसने तुरंत उसका पीछा किया। उसने उसे दबोच लिया और उसका हाथ तोड़ दिया। वह आदमी अपने घुटनों के बल बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा। चोई ने कहा, चलो रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। चोई बिना किसी मेहनत के हर राउंड जीतता गया क्योंकि उस आदमी की टूटी हुई उंगलियां हिल भी नहीं पा रही थीं। फिर चोई ने कहा, तुमने उन बच्चों के साथ भी यही किया था। तुमने उनसे उनका परिवार, उनकी पढ़ाई और उनकी जिंदगी छीन ली। और उसने उसे एक और रसीद कर दिया। इसी बीच हान और बॉन ने जे को बचा लिया, वही लड़का जिसने उन्हें वार्निंग दी थी कि उन पर नजर रखी जा रही है। उन्हें पता चला कि वो असल में उसी आदमी का बेटा था जिसने सबसे पहले उनसे मदद मांगी थी। बाद में उस पिता ने उन्हें थैंक यू कहा और मिनिस्टर के सामने माना कि वो इस बात से बहुत डरा हुआ है कि उसका बेटा कहीं फिर से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मिनिस्टर ने जवाब दिया, उसकी जिम्मेदारी उठाने में हम आपकी मदद करेंगे। उसी वक्त चोई ने उस आदमी के बेटे को बताया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने चुपके से उस गैंग के साथ मिलकर काम किया था और जानबूझकर उसे इस गेम के जाल में घसीटा था। यहाँ तक कि जब उसके पेरेंट्स ने उसका पहला फोन जब्त कर लिया था तो उसी दोस्त ने उसे दूसरा फोन ला कर दिया था। उसका बेटा यह जानकर पूरी तरह टूट गया। उस दोस्त ने यह दावा करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की कि गैंग ने उसे भी धमकाया था। जब चोई ने कहा कि सजा तो सबको भुगतनी पड़ेगी तो वो बच्चे रोने लगे। हम तो बस बच्चे हैं, जिन बड़ों ने हमारा इस्तेमाल किया, सजा उन्हें मिलनी चाहिए। विक्टिम तो हम भी हैं। चोई ने जवाब दिया, असली विक्टिम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने तुम्हारी खातिर थकने तक काम किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और जिल्लत झेली। फिर भी तुम्हारे पास इस लत को रोकने के न जाने कितने मौके थे, लेकिन तुमने कभी कदम नहीं रोके क्योंकि तुम्हें हराम का पैसा प्यारा था। उसके शब्द आखिरकार उनके दिल को छू गए। सजा के तौर पर चोई ने उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स करने और अपनी कमाई से खुद अपना कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया ताकि उनके पेरेंट्स पर और बोझ न पड़े। उसने उनके फोन भी जब्त कर लिए। हान भी बॉन के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहती थी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बॉन अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के चक्कर में पागल है। उसने चोई को फोन करके उसकी शिकायत तक लगा दी। इसी बीच मिनिस्टर एक विरोधी पॉलिटिशियन से मिले। उस पॉलिटिशियन ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सपोर्ट पाने के लिए अपनी बेटी के साथ हुए हादसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनिस्टर मुस्कुराए। बड़ी अजीब बात है कि आपको दूसरों की खबरें इतनी जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन आपको यह तक नहीं पता कि आपकी खुद की पार्टी आज आपके बिना ही एक मीटिंग कर रही है। वह पॉलिटिशियन गुस्से से तिलमिला उठा। जल्द ही उसे एक मौका मिल गया। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे एक पेन ड्राइव सौंपी जिसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो प्रोटेक्शन ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसके कुछ ही समय बाद वो जेल में चो से मिलने गया। साफ था कि इस मामले को इतनी आसानी से शांत होने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसी बीच टीम बड़े पैमाने पर स्कूलों में जांच कर रही थी। ऑफिशियली उन्होंने दावा किया कि यह प्रोग्राम किसी बीमारी का पता लगाने के लिए है, लेकिन हर कोई उनका असली मकसद जानता था। वो स्टूडेंट्स के बीच गैर कानूनी नशीले पदार्थों की तलाश कर रहे थे। उनका अगला स्टॉप सोन्यांग स्कूल था, जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भेजने के लिए मशहूर था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक ऐसी क्लास मिली जिसमें मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ही बैठे थे। बॉन ने समझाया, ये इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं। ये सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़का काफी बीमार लग रहा था। जब उन्होंने उसे चेक किया तो देखा कि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और वो तुरंत उसे मेडिकल रूम ले गए। चोई को जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी बाकी स्टूडेंट्स का रिएक्शन। किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। उनका ध्यान एक पल के लिए भी एग्जाम से नहीं हटा। यहाँ तक कि उस लड़के की माँ भी वहाँ पहुँच गई और उसने तुरंत उसे एग्जाम जारी रखने को कहा। जब लड़के ने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है तो उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बाकी सब भी थके हुए हैं। फिर उसने उसे कुछ अनजान दवाइयाँ थमा दी। उसने उन्हें निगला, दर्द को झेला और टेस्ट पूरा किया। बाद में स्टूडेंट से कहा गया कि उन्हें स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। जैसे ही माताओं ने यह सुना वो स्कूल की तरफ भागी और उन्होंने इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनके बच्चों के प्राइवेट ट्यूशन का टाइम हो रहा था। उन्होंने चोई का सामना किया और उसे धमकियां दी। चोई ने शांति से जवाब दिया कि ऑफिस के पास इसके पूरे अधिकार हैं। अगर आपको पढ़ाई का टाइम खराब होने की चिंता है तो वो कल सुबह स्कूल शुरू होने से पहले टेस्ट दे सकते हैं। माताओं ने जिद पकड़ ली कि उनके बच्चे ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगा सकते। चोई ने जवाब दिया, हम आपके बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी अचानक दम तोड़ दे। इस जवाब ने उन्हें तुरंत परेशान कर दिया। इसी बीच जेल में वो पॉलिटिशियन चो से उसकी चोटों के बारे में पूछताछ कर रहा था। न्यूज चैनल्स ने तुरंत इस स्टोरी को पकड़ लिया। मीडिया ने चोई और प्रोटेक्शन ऑफिस पर सारा दोष मढ़ दिया और यह दलील दी कि नाबालिगों को जेल में बंद करने की वजह से ही यह सब हुआ है। हान और बॉन ने इस नुकसान को संभालने की कोशिश की, लेकिन चोई को कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को टेस्ट के लिए लेकर आए। इसके कुछ ही समय बाद एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। मिन की माँ उसके ग्रेड्स देखकर दंग रह गई। जब उसने
उसने समझाया कि उसकी तबीयत खराब थी और वो बेहोश भी हो गया था, तो उसने इस बहाने को खारिज कर दिया और उसे अपनी सारी कुर्बानियों की याद दिलाई। यहाँ पता चलता है कि वो लोग पहले सियोल से बाहर रहते थे। इसके सालों से उसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। हालांकि वो बचपन से ही होशियार था, लेकिन सियोल आने के बाद यहाँ का कंपटीशन देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपना बड़ा घर बेच दिया, स्कूल के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और यहाँ तक कि उसके बेडरूम का दरवाजा भी हटा दिया ताकि वो उस पर लगातार नजर रख सके। उसके पति को यह सब बकवास लगा। इसके सालों से उसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। उसने जवाब दिया, आपका भाई डॉक्टर बना और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, मेरा बेटा भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। उनका बेटा उसे खुश करने के लिए दिन रात पढ़ाई करता रहता था, फिर भी उसकी डिमांड्स हमेशा बढ़ती ही जाती थी। उसने पता लगाया कि टॉप स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ाई करते हैं और आखिरकार उनके बीच की सबसे रसूखदार माँ की पहचान कर ली। उसने महंगे गिफ्ट्स खरीदे और सबसे बेस्ट टीचर्स तक पहुँच पाने के लिए खुद को जलील तक कर लिया। जब वो बात नहीं बनी तो उसने सलाह के लिए हाथ पैर जोड़े। उस अमीर औरत ने आखिरकार उसे कुछ पिल्स दी, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती थी। इसके बाद मिन के ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ और उसे एलीट क्लास में एडमिशन मिल गया। लेकिन स्क्रीनिंग ने सब कुछ खोलकर रख दिया। चोई ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो नशीला पदार्थ गैर कानूनी है और उन्हें इसे तुरंत रोकने का ऑर्डर दिया। तभी एक डॉक्टर ने चौंकाने वाली खबर दी। मिन के टेस्ट रिजल्ट सबसे ज्यादा खतरनाक थे। उसकी माँ ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एनहांसर दवा के लिए ऑनलाइन सर्च किया था, जब तक कि आखिरकार उसे एक ड्रग डीलर नहीं मिल गया। बिना सोचे समझे उसने अपने ही बेटे को जाल में फंसा दिया था। जब तक उसके ग्रेड्स बढ़ रहे थे उसने उसके शरीर को होने वाले नुकसान को पूरी तरह इग्नोर किया। तब तक मिन पूरी तरह से उन ड्रग्स पर डिपेंड हो चुका था। वो और दवाइयों के लिए भीख मांगने लगा। ठीक उसी वक्त जब उसकी माँ उसे वो दवाइयाँ देने ही वाली थी, चोई वहाँ पहुँच गया। वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, इसलिए हान बालकनी के रास्ते अंदर घुस गई। टीम ने मिन को और दवाइयाँ लेने से रोका और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। चोई ने फिर उसकी माँ का सामना किया। सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वो शुरुआत से ही सब जानती थी। उसने देखा था कि उन ड्रग्स का उसके बेटे पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन उसने इसे सिर्फ इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उसके नंबर लगातार सुधर रहे थे। जब उसने मिन से मिलने की जिद की और कहा कि उसे मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी, तो चोई ने जवाब दिया, अगर आपको मेडिकल कॉलेज से इतना ही प्यार है तो खुद वहाँ एडमिशन लेकर दिखाइए। वो सारे शेड्यूल्स और टेक्स्ट बुक्स उठा लाया जो उसने जबरदस्ती अपने बेटे पर थोप रखी थी। जब आप मेडिकल कॉलेज के लायक नंबर ले आएंगी तब मैं आपको उससे मिलने दूंगा। उसे लगा कि चोई मजाक कर रहा है, पर वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने उस औरत को बिल्कुल वैसे ही रहने पर मजबूर कर दिया जैसे उसका बेटा रहता था। उसे भी वही छोटा मोटा खाना दिया जाता था। उसे बमुश्किल सोने की परमिशन थी। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती चोई उसे जगा देता, यहाँ तक कि उसने उसका गद्दा भी हटा दिया। जब उसने इस बात की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, आपने हर वक्त नजर रखने के लिए अपने बेटे के कमरे का दरवाजा हटा दिया था, तो फिर आराम की परवाह तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच शुरू में मिन को काफी गंभीर नशा छूटने के लक्षण झेलने पड़े, लेकिन आखिरकार उसे एक बात का एहसास हुआ। उसके दिल के किसी कोने में अपनी माँ के प्रेशर की वजह से उसके अंदर मरने की इच्छा पैदा हो गई थी। उन पिल्स ने कुछ समय के लिए उन फीलिंग्स को दबा दिया था। यही वजह थी कि वो इसका आदी हो गया था। अगर उसने मौत से बचने के लिए वो दवाइयाँ ली थी तो अब जीने के लिए वो इन्हें छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। एक दिन उसकी माँ का सब्र आखिरकार टूट गया और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। जब चोई ने उसे रोका तो वो रोते हुए बोली, मैंने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। चोई ने जवाब दिया, नहीं, आपके बेटे ने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसने सालों साल उसे अपनी खातिर डॉक्टर बनने के लिए मनाया था। यहाँ तक कि जब उसे तकलीफ होती थी तब भी वो उसकी बात मानता था क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहता था। वो औरत आखिरकार फूट फूट कर रोने लगी। बाद में मिन ने बॉन से पूछा, मैं कैसे पता करूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है? बॉन ने जवाब दिया, अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानो और उसे चुनो जिसे करने में तुम्हें सचमुच मजा आए। उसने सबको बच्चों की किताबों से इंट्रोड्यूस कराया। मिन को वो बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि हान जो पहले इस आइडिया का मजाक उड़ा रही थी वो भी पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। आखिरकार चोई ने मिन की माँ को माफ कर दिया। जब उसने आखिरकार अपने बेटे को दोबारा देखा तो सबसे पहले उसकी हेल्थ चेक की, फिर उसने उसकी नोटबुक की तरफ देखा, यह सोचकर कि उसमें पढ़ाई के नोट्स होंगे, लेकिन वो पूरी तरह खाली थी। उसके बेटे ने बड़े आराम से उसे बताया कि अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, यहाँ तक कि वो इस साल का एग्जाम भी नहीं देगा क्योंकि वो मेंटली तैयार नहीं है। उसने उससे दोबारा सोचने के लिए मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने जा रहा हूँ, अब समय आ गया है कि आप भी अपनी जिंदगी जिएं। बाद में मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो कोई भी कंसंट्रेशन ड्रग्स या दूसरे गैर कानूनी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा उसे एग्जाम देने से बैन कर दिया जाएगा। जब्त किए गए सबूतों को चेक करते समय चोई का ध्यान 2 साल पहले कलेक्ट की गई दवाइयों पर गया। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसकी मंगेतर की डायरी में बनी हुई थी। उनके बगल में एक नोट लिखा था, क्या मैं कभी चो को माफ कर पाऊंगी? चोई को अचानक एहसास हुआ कि इस केस और नशीले पदार्थों के काले कारोबार के बीच एक सीधा कनेक्शन है। मामला तब और भी चौंकाने वाला हो गया जब वो भ्रष्ट पॉलिटिशियन
सैन चो को जेल से समय से पहले छुड़ाने के लिए उसकी मदद करने लगा, अच्छे बर्ताव का रिकॉर्ड दिखाकर। सबकी उम्मीदों के उलट चो वापस स्कूल लौट आया। पेरेंट्स गुस्से से आग बबूला थे। उसके जैसा इंसान उनके बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकता था। हान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर कोई दबाव में था। हालांकि चोई ने चो से मुलाकात की और बस इतना कहा, इस बार एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर रहना। चो ने क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दिया। कई स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर की मौत की वजह बनने के लिए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। बाद में उसने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स लगातार सैन नाम के एक लड़के को घेरे रहते हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगा। इसके कुछ ही समय बाद जो टीम से मिलने पहुंचा। जैसे ही उसने जे ह्यून का नाम लिया, हान का गुस्सा फूट पड़ा और इससे पहले कि वो कोई लड़ाई शुरू करती, उन्हें उसे वहाँ से हटाना पड़ा। चो ने समझाया कि सैन को ची और उसका ग्रुप परेशान कर रहा है। जब चोई ने क्लास टीचर से इस बारे में सवाल किया तो उसने दावा किया कि उसने कभी कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। इसके बाद चोई ने अचानक सैन को उसके दोस्तों के बीच से खींचकर अलग कर दिया। ठीक उसी पल बाकी सबका इंटरनेट कनेक्शन गायब हो गया। सैन की तरफ देखते हुए चोई ने कहा, तो तुम इन सबका वाईफाई हो? सैन ने मना कर दिया। चोई ने बात जारी रखी, तुम हमेशा बीच में बैठते हो, वो सब तुम्हारे आसपास इकट्ठा होते हैं। तुम सबसे पहले अपना फोन निकालते हो और तुम अपने साथ एक भारी भरकम पावर बैंक लेकर घूमते हो। कुछ ही पलों बाद इंटरनेट कनेक्शन जाने की वजह से बाकी स्टूडेंट्स वहाँ भागे भागे आए और सैन को चोई के बगल में खड़ा देखकर पैनिक कर गए, खासकर यह जानने के बाद कि बुलिंग की जांच चल रही है। सैन ने तुरंत उनका बचाव किया और उन्हें वहाँ से ले गया। चोई ने बॉन को उन पर नजर रखने की ड्यूटी दी, लेकिन बॉन को उसके कॉलेज के एक पुराने क्लासमेट ने पहचान लिया। इसके बाद हान ने कमान संभाली और बिल्कुल डरपोक होने का नाटक किया। वो प्लान के मुताबिक ची के पास पहुंची। जैसा कि उम्मीद थी, उसने तुरंत उसकी बेइज्जती की और वहाँ से चला गया। टीम ने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली और उसकी नकली आवाज का यूज करके सैन से कांटेक्ट किया। इस धोखे से उन्हें उसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड मिल गया। जब उन्होंने उस अकाउंट को चेक किया तो उन्हें कुछ संदेहास्पद मिला। इसके साथ ही सैन के फोन नंबर का यूज करके खाना ऑर्डर किया गया था। मोटरसाइकिलें किराए पर ली गई थी। ऑनलाइन गेम्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था और कई तरह के ट्रांजैक्शंस किए गए थे। अब असली सच साफ हो चुका था। ची का ग्रुप सैन के अकाउंट्स और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा रहा था और उसके फोन नंबर का भी। यहाँ तक कि उन्होंने ऑनलाइन सामान बेचने, पैसे रखने और गायब हो जाने के लिए भी उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। जब गुस्से में आए खरीदारों ने सेलर का पता लगाया तो वो सैन तक पहुँचे। नतीजा यह हुआ कि उसे उन घोटालों के लिए पीटा गया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। बेबस होकर सैन ने ची से पैसे वापस करने और उसकी मदद करने की भीख मांगी। ची ने बस इतना जवाब दिया, थोड़ा सब्र रखो या फिर क्या, तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? यह साफ हो गया था कि सैन हमेशा से ऐसा कमजोर और दबा कुचला नहीं था। कभी उसकी भी अपनी इज्जत थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी बताने की कोशिश की थी कि क्या चल रहा है। उसकी माँ ने ची की माँ का सामना किया और ची पर सैन का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया। ची ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। फिर उसने उन्हें एक आपत्तिजनक वीडियो दिखाया जो सैन के फोन नंबर से उसकी छोटी बहन को भेजा गया था। सैन की माँ आखिरकार अपने ही बेटे को दोष देने लगी। शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी और वहाँ से चली गई। इसके बाद ची ने सैन को धमकी दी, अगर तुमने दोबारा मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे नंबर का यूज करके यह वीडियो क्लास की हर लड़की को भेज दूंगा। उस दिन के बाद से सैन उसकी हर बात मानने लगा। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ को भी अब उस पर भरोसा नहीं था। वो बस उसका कर्ज चुका देती और इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती। सैन अकेला बैठा रो रहा था। चो ने उसे देख लिया और उसे सलाह दी कि वो प्रोटेक्शन ऑफिस पर भरोसा करे और एक शिकायत दर्ज कराए। अगले दिन उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ची ने पहले ही चाल चल दी थी। उसने सैन पर खुद को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करा दी। स्कूल वायलेंस की सुनवाई तय की गई। सुनवाई के दौरान पूरा सच ही पलट दिया गया। सैन को एक बुली की तरह दिखाया गया, जबकि ची विक्टिम बन गया। तीसरी बार भी सैन की माँ ने अपने बेटे पर विश्वास करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने ची और उसकी माँ से माफी भी मांगी। सैन चुपचाप आंसू बहाता रहा। चो उसके पास आया, तुम्हें चुपके से रोने की जरूरत नहीं है, जोर से रोना बिल्कुल ठीक है। सैन ने जवाब दिया कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। मैं करता हूँ, चो ने जवाब दिया। फिर उसने मदद करने का वादा किया। यहीं से उनका प्लान शुरू हुआ। हान ने एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में स्कूल में एडमिशन लिया। जैसे ही ची ने उसे देखा, उसने उसे उसी लापरवाह लड़की के रूप में पहचान लिया जो पहले उससे टकराई थी। उसका पहला सवाल था, क्या तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स अकाउंट है? हान ने अकाउंट इन्फॉर्मेशन से भरे पन्ने बाहर निकाले। न सिर्फ नेटफ्लिक्स बल्कि गेम्स, एप्स और न जाने कितने सब्सक्रिप्शंस भी थे। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने पुराने स्कूल में भी सबका वाईफाई थी? नहीं, उसने जवाब दिया, वहाँ सब मुझे हॉटस्पॉट बुलाते थे। लड़के जोर से हंस पड़े। वो उसके भारी भरकम पावर बैंक को देखकर भी उतने ही इम्प्रेस थे। जब उसने उनके फोन उधार मांगे तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सौंप दिया। बॉन ने तुरंत उन फोन्स को हैक कर लिया। उसी पल से तबाही शुरू हो गई। उनके फोन से अजीबोगरीब मैसेज भेजे जाने लगे, चीजें खरीदी जाने लगी, सामान बिक्री के लिए लिस्ट किए जाने लगे। सब कुछ पूरी तरह कंफ्यूजन में बदल गया। आखिरकार ची का सब्र टूट गया। उसने हान का सामना किया और उस पर इस सब के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, हान ने पहले ही उसे एक पंच जड़ दिया। जब उसने उस पर हमला करने के लिए एक कुर्सी उठाई तो वो अचानक चिल्लाई, लगता है एक और स्कूल वायलेंस कमेटी का टाइम हो गया है। अगले ही दिन सुनवाई रखी गई। हान वहाँ काफी चोटिल और बेबस बनकर पहुंची। ची तुरंत हंसने लगा। यह नाटक कर रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात
बात पर भरोसा नहीं किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सैन के साथ हुआ था। जब ची ने पहले मानसिक तनाव का दावा किया था तो सबने उसकी बात मान ली थी और सैन को कसूरवार ठहराया था। तभी हान ने अपनी असली पहचान का खुलासा कर दिया। प्रोटेक्शन ऑफिस ने अनाउंस किया कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है। असली बुली ची था, सैन नहीं। मैंने उसे कभी नहीं मारा, ची ने विरोध किया। चोई ने जवाब दिया, तुमने उससे भी बदतर काम किया। अगर ची ने फिजिकल वायलेंस की होती तो सैन सबूत के तौर पर अपने नीले निशान दिखा सकता था। इसके बजाय तुमने ऐसे जख्म दिए जो किसी को दिखाई नहीं दे सकते। सैन की मां ने आखिरकार कभी उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसने और सैन ने पूरी टीम को थैंक यू कहा। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था कि तभी वहाँ चो आ धमका। आपने मुझसे कहा था कि मैं कोई मुसीबत खड़ी न करूं, उसने चोई से कहा। लेकिन मानिए इस बार मैंने मदद की है। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाद में चोई ने अपने ससुर के साथ बैठकर ड्रिंक की। वो बूढ़े आदमी अपनी बेटी को याद करके काफी इमोशनल हो गए। चोई पूरी रात वहीं रुका और उस बूढ़े आदमी को रोते हुए सुनता रहा। उसने याद किया कि कैसे वो उसकी मंगेतर उन दोनों को करीब लाई थी। शुरू में वो दोनों एक दूसरे से जलते थे, लेकिन आखिरकार वो दोस्त बन गए। चोई की आंखों में भी आंसू आ गए। इसी बीच ची ने स्कूल में चो का सामना किया। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोष उस पर मढ़ दिया। यहाँ खुलासा होता है कि चो ने ही उसे सलाह दी थी कि वो सैन के खिलाफ पहले शिकायत दर्ज कराए। चो के मुताबिक पहले शिकायत करने से वो खुद एक विक्टिम की तरह दिखाई देता। अब ची गुस्से से पागल था। उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था। चो ने शांति से जवाब दिया, कुछ भी तबाह नहीं हुआ है। मैं तो चाहता ही था कि यह सब हो। ची उसे घूरने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा मरने का मन कर रहा है। चो मुस्कुराया, बिल्कुल सही। और फिर उसने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। बाद में चो ने उस भ्रष्ट पॉलिटिशियन से मुलाकात की और उसे ची की एक रिकॉर्डिंग थमा दी, जिसमें वो कह रहा था कि प्रोटेक्शन ऑफिस ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसका मरने का मन कर रहा है। वो पॉलिटिशियन हैरान रह गया, तुम्हें यह कहां से मिली? इसके कुछ ही समय बाद न्यूज में अनाउंस किया गया कि ची एक बिल्डिंग से नीचे गिर गया है और सुसाइड आत्महत्या की कोशिश के बाद अब कोमा में है। पॉलिटिशियन ने यकीन न करते हुए चो की तरफ देखा। तुमने आखिरकार किया क्या है? हमारे गोल्स तो एक ही हैं। चो ने जवाब दिया, यह बात भूलना मत। फिर उसने साफ कर दिया कि वो शुरुआत से ही उस पॉलिटिशियन को अपने इशारों पर नचा रहा था। पॉलिटिशियन बुरी तरह डर गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि चो उनकी पहली मुलाकात से ही उसे कंट्रोल कर रहा था। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। खुद को बचाने के लिए उसके पास और ज्यादा करप्ट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब मिनिस्टर हॉस्पिटल में ची से मिलने पहुंचे तो पॉलिटिशियन ने वो रिकॉर्डिंग मीडिया में लीक कर दी। प्रोटेक्शन ऑफिस को लेकर चल रहा स्कैंडल और भी बड़ा हो गया। इसी बीच चो ने स्कूल के बाहर प्रोटेक्शन ऑफिस को बैन करने की मांग करते हुए एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब चोई वहां पहुंचा तो चो ने बड़े कैजुअल तरीके से उसका स्वागत किया। अरे तुम आ गए। चोई ने उसे उन बिल्स में से एक दिखाई। तुम इन्हें बनाते हो? हाँ, चो ने जवाब दिया। तो क्या तुम इसे साबित नहीं कर सकते? फिर उसने मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, तुम और गाओन हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को लेकर पागल रहते थे। यहाँ आखिरकार एक दर्दनाक सच सामने आया। गाओन सचमुच उसकी परवाह करती थी क्योंकि वो लगातार स्कूल बंक करता था। वो उसके घर के बाहर उसका इंतजार करती, उसके जख्मों पर पट्टी बांधती और जब भी उसे चोट लगती उसका ख्याल रखती थी। उसने उसे सुधरने का हर मौका दिया, पर इनमें से किसी भी चीज ने उसे नहीं बदला। आखिरकार उसे समझ आ गया था कि स्कूलों में ड्रग्स बेचना कितना अंधा मुनाफे का सौदा है। यही असली वजह थी कि वो वापस स्कूल लौटा था। गाओन उसे वापस देखकर बहुत खुश हुई थी। फिर एक दिन उसने उसके बैग में छिपी वो दवाइयाँ देख ली। जो कड़वाहट से हंसा। वो कुछ ज्यादा ही जानने की शौकीन थी। अगर वो ऐसी न होती तो शायद मैं उससे शादी कर लेता। चोई से यह सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया जो तुरंत रहम की भीख मांगने लगा। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया और उनके एंट्री करने पर बैन लगा दिया गया स्कूलों में। चो ने इसका जश्न मनाया। उसका ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बड़ा होने लगा और उसने हर जगह ड्रग्स फैला दिए। सैम जैसे स्टूडेंट्स का इस्तेमाल सामान पहुंचाने वाले की तरह किया जाने लगा। उनसे कहा गया था कि वो स्नीकर्स डिलीवर कर रहे हैं। कई बच्चों ने इस पर भरोसा भी कर लिया। देखते ही देखते यह धंधा 17 स्कूलों में फैल गया। स्टूडेंट्स पैसे कमाने के चक्कर में पागल हो गए और क्लासेस अटेंड करने से ज्यादा ध्यान डिलीवरी करने पर देने लगे। टीचर्स पूरी तरह बेबस हो चुके थे। कई लोग दुआ कर रहे थे कि काश प्रोटेक्शन ऑफिस वापस आ जाए। एक दिन सैम ने चुपके से चोई से कांटेक्ट किया। उसने एक बॉक्स खोलकर देख लिया था और उसे असली सच पता चल गया था। वो सब कुछ रिपोर्ट करना चाहता था, पर बदकिस्मती से चो ने उसे पहले ही पकड़ लिया और उसे वो मीटिंग कैंसिल करने के लिए मजबूर कर दिया। यह काला कारोबार ऐसे ही चलता रहा। फिर जून ने अपने स्कूल में कुछ संदेहास्पद एक्टिविटी नोटिस की। जब वो टीम के हेडक्वार्टर पहुंची तो उसने देखा कि ऑफिशियल अप्रूवल न होने के बावजूद टीम अभी भी काम कर रही थी। इसकी वजह जल्द ही साफ हो गई। एजुकेशन मिनिस्टर ने देश भर के टीचर्स को एक मैसेज भेजा था जिसमें उनसे प्रोटेक्शन ऑफिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया था। कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स अब लगभग हर एक स्कूल तक पहुंच चुके थे। जून ने पूछा कि क्या कोई मदद के लिए आगे आया है। शुरू में तो कोई नहीं आया था, लेकिन फिर अचानक कई स्कूलों के टीचर्स वहां पहुंच गए। वो अपने साथ सबूत लेकर आए थे और उन्होंने माना कि वो
अपने स्टूडेंट्स को लेकर अंदर तक डरे हुए हैं। टीम ने उन्हें बंधाया कि वो पहले से ही चो पर नजर रख रहे हैं और उन स्टूडेंट्स की मदद से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने पहले बचाया था। टीचर्स ने आखिरकार राहत की सांस ली। मिनिस्टर ने तुरंत एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने पब्लिकली इस जांच का खुलासा किया और चो को मेन सस्पेक्ट भी घोषित कर दिया। चो और उसके आदमी फटाफट अपना बचा कुचा स्टॉक समेटकर वहां से भाग निकले। जब टीम वापस स्कूलों में पहुंची तो स्टूडेंट्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। आखिरकार उन्हें चो का असली सच पता चल चुका था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके ठिकाने की तलाशी ली तो उन्हें एक बंद अलमारी को छोड़कर पूरी जगह खाली मिली। यह सोचकर कि इसके अंदर कुछ कीमती सामान होगा, उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की। तभी चोई को एहसास हुआ कि यह एक जाल है। वो चिल्लाकर उन्हें वार्निंग देता है। वो कैबिनेट धमाके से खुलती है और उसमें से ड्रग्स का एक गुबार निकलता है। हान तुरंत बॉन के आगे ढाल बन जाती है और खुद उस जहरीले धुएं को सांस के जरिए अंदर ले लेती है। जैसे ही चोई खिड़कियां खोलने के लिए दौड़ता है, उसकी नजर चो और उसके आदमियों पर पड़ती है जो भाग रहे थे। तभी उसे पीछे से हान के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं उड़ सकती हूँ? और वो सीधे चो के आदमियों पर झपट पड़ती है। उनमें से एक उसे मारने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो चोई को अपनी तरफ गुस्से में आते देखता है, वो दुम दबाकर भाग जाता है। हान पूरे कॉन्फिडेंस से दावा करती है कि वो बाकी बचे 2 आदमियों को खुद संभाल लेगी, लेकिन बदकिस्मती से ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। वो बुरी तरह पिट जाती है। पहली बार बॉन आगे आता है। अपने महंगे गैजेट्स पहनकर जैसे कोई आर्मर हो, वो लड़ाई में कूद पड़ता है। हैरानी की बात है कि वो सचमुच जीत जाता है। इसके बाद वो हान को उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसका नशा उतारने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो उसे गले लगा लेती है। बॉन तुरंत पैनिक कर जाता है। इसी बीच चोई चो को ढूंढ निकालता है। चो कुछ डरे हुए स्टूडेंट्स के पीछे छिप जाता है। चोई उन्हें एक तरफ हटाता है और सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। उस पल चो को 2 साल पहले की एक बात याद आती है। उन पिल्स का पता चलने के बाद जियोन ने उसका सामना किया था। उसने पुलिस में उसकी शिकायत नहीं की थी। इसके बजाय उसने उसे सरेंडर करने का एक आखिरी मौका दिया था। चो रोने लगा था और उसने बात मानने का नाटक किया था। जब वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने उसे चाकू घोंप दिया। फिर उसने बड़े आराम से समझाया कि वो तो बस एक भटका हुआ नाबालिग है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कुछ साल जेल में बिताएगा और वापस आ जाएगा। स्कूल में ड्रग्स का यह धंधा इतना मुनाफे वाला था कि वो इसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन वो शादी करने से पहले ही मर जाएगी। इस धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वापस वर्तमान में चोई ने लगभग हूबहू जेओन के वही शब्द दोहराए। वो चो को वही आखिरी मौका दे रहा था। चो का सब्र टूट गया। नहीं, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इससे पहले कि चोई कुछ कर पाता, चो के आदमियों ने सैन को धमकी दी। चो ने इस मौके का फायदा उठाया और चोई को ठीक उसी तरह चाकू मार दिया जैसे उसने जेओन को मारा था। यहाँ तक कि उसने सैन को ढाल बना लिया ताकि चोई पलटवार न कर सके। हान ने यह सब देख लिया। ड्रग्स के असर में होने के बावजूद उसने बॉन से भीख मांगी कि वो उसे कैसे भी करके होश में लाए। उसने ऐसा ही किया। हान तुरंत लड़ाई में कूद पड़ी। जैसे ही चोई ने यह पक्का कर लिया कि सैन सेफ है, उसने आखिरकार अपना बदला लिया। उसने चो को दबोच लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। हर किसी को उम्मीद थी कि वो अपनी मंगेतर की मौत का बदला ले लेगा, उसे जान से मार देगा, लेकिन इसके बजाय वो रुक गया। उसने चो को जिंदा छोड़ दिया। यह तुम्हारा भी आखिरी मौका है। जो फूट फूट कर रोने लगा। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? कोई एंजल्स हो क्या? चोई ने जवाब दिया, नहीं, हम तो बस बड़े हैं जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार चो को अपनी गलतियों का सचमुच पछतावा हुआ। वो और भी जोर जोर से रोने लगा। इसी बीच चोई ने इमेजिन किया कि जेओन उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वो इस बात से प्राउड थी कि उसने खुद पर काबू रखा और कानून हाथ में नहीं लिया। मिनिस्टर खुद चो को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँचे। वो तब तक शांत रहे जब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि चो ने चोई को चाकू मारा है। यह सुनते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। बहुत हो गया, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं उसका ससुर हूँ? पुलिस ऑफिसर्स ने बमुश्किल उन्हें शांत कराया। बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पूरी टीम के साथ खड़े होकर मिनिस्टर ने समझाया कि प्रोटेक्शन ऑफिस का मकसद कभी भी स्टूडेंट्स पर कंट्रोल करना या उन्हें डराना नहीं था। इसका असली काम तो एजुकेशन को बेहतर बनाना, स्कूलों को सेफ रखना और उन बच्चों की मदद करना था जो अपना रास्ता भटक चुके हैं। बाद में टीम जेओन की कब्र पर पहुंची। पूरी कब्र स्टूडेंट्स के आए हुए चिट्ठियों से भरी हुई थी। जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे तो बॉन ने गलती से हान का हाथ पकड़ लिया। दोनों शर्म के मारे वहीं जम गए। मिनिस्टर ने यह नोटिस कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चोई ने कहा, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, बस अभी तक खुद इस बात को जानते नहीं हैं। यह सुनकर सब हंस पड़े। कुछ समय बाद टीम के सामने एक नया केस आया जिसमें एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर अपने ही साथियों को बुली कर रहा था। बॉन चोई के गेटअप में वहाँ पहुँचता है और करीब 5 सेकंड के लिए तो वो काफी दमदार लगता है, लेकिन जैसे ही वो बास्केटबॉल प्लेयर खड़ा होता है, बॉन का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। वो एथलीट उसे लगभग एक ही हाथ से ऊपर उठा लेता है। हान बीच बचाव के लिए दौड़ती है, पर उसे भी एक तरफ धक्का दे दिया जाता है। दोनों के दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। क्लास के बाकी बच्चे तो पूरी उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तभी वहाँ चोई की एंट्री होती है। वो इस सिचुएशन को बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में सॉल्व करता है। वो सीधे आगे बढ़ता है और उस प्लेयर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर देता है। जहाँ तक उस भ्रष्ट पॉलिटिशियन की बात है, उसे आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया। मिनिस्टर उससे मिलने जेल पहुँचे
और खुलासा किया कि वो चो की उस रिकॉर्डिंग के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा था। यह उसी का नतीजा था। पॉलिटिशियन चिल्लाया, तुम क्या चीज हो? कोई फरिश्ते हो जो कभी कोई गलती नहीं करता? मिनिस्टर ने जवाब दिया, नहीं भाई, गलतियां तो मुझसे भी होती हैं। और फिर उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। कहानी का अंत सबको इंसाफ मिलने, प्रोटेक्शन ऑफिस के सम्मान को वापस बहाल करने और आखिरकार जेऑन की कुर्बानी को सही मायनों में सम्मान मिलने के साथ होता है। और इसी के साथ यह स्टोरी यहीं खत्म होती है।